चलो, कल हम लोगों ने टीसीएस का कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया था। टीसीएस में मैंने आप लोगों को 3 सबसेक्शंस एक्सप्लेन किए थे। पहला जो सबसेक्शन था वो था 206C सबसेक्शन 1, फिर 206C 1C एंड 206C 1F। ये 3 सेक्शंस हमने डिस्कस किए थे, ठीक है। अब फ्रेंड्स 206C सबसेक्शन 1 अगर आप याद करोगे तो इसके अंदर आप लोगों को स्पेसिफाइड गुड्स जब आप बेचते हो तब कहने से आप लोगों को टीसीएस कलेक्ट करना पड़ता है। तो सामने जो पर्सन है, जो बायर है, उससे आप प्राइस तो लोगे ही फॉर गुड्स, उसके साथ साथ आप उससे टीसीएस भी कलेक्ट करोगे। फिर उसके बाद यहाँ पे एक एक्सेप्शन था, याद करो, कि अगर पर्सन ये गुड्स खरीद रहा है फॉर द पर्पस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग और फॉर जनरेशन ऑफ पावर, तो फिर यहाँ पे टीसीएस के जो प्रोविजंस है वो एप्लीकेबल नहीं है। 206C सबसेक्शन 1C। अब इसमें आपको क्या दिया था, याद करो, कि अगर आप पार्किंग लॉट, टोल प्लाजा और सब लीज पे दोगे तो फिर लीज चार्जेस के साथ साथ आपको टीसीएस भी कलेक्ट करना पड़ेगा। 2% वहां पे रेट था। 206C सबसेक्शन 1F, उसमें मोटर कार एंड गुड्स नोटिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट अगर आप बेच रहे हो और कंसिडरेशन अगर 10 लाख से, तो फिर आप लोगों को वहां पे भी टीसीएस कलेक्ट करना पड़ेगा और रेट था वहां पे 1%। अब मोटर कार के केस में जब मैन्युफैक्चरर्स होलसेलर्स को बेचेंगे तब टीसीएस नहीं आता। टीसीएस तभी आता है जब रिटेलर्स बेचें, रिटेल सेल्स होगा तब। फिर ये सारी कार्स पे लगेगा इंक्लूडिंग लग्जरी कार्स। एंड ये जो लिमिट है 10 लाख की, वो पर ट्रांजैक्शन है। एंड लास्ट, आप कोई भी मोड से पेमेंट रिसीव करो वो बिल्कुल भी रेलेवेंट नहीं है। अब ये 3 सेक्शंस हो चुके थे अपने। अब जो सेक्शन अपने को डिस्कस करना है वो है 206C सबसेक्शन 1G क्लॉज A, 206C 1G क्लॉज B। दोनों के दोनों सेक्शन इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझो। अभी पहले हम लोग बात करते हैं 206C सबसेक्शन 1G क्लॉज B की। आपको यहां पे एक टेबल दिख रहा है। अब ये टेबल में जो पॉइंट नंबर 1 है, पॉइंट नंबर 2 है एंड पॉइंट नंबर 3 है, वो है 206C 1G क्लॉज A। एंड ये जो है फ्रेंड्स वो है 206C 1G क्लॉज B। क्या है, पहले मैं आप लोगों को सेक्शन नंबर 206C 1G क्लॉज B जो है वो पहले एक्सप्लेन कर रहा हूं। अब इसमें क्या दिया है कि अगर एक पर्सन एक टूर ऑपरेटर के पास जा रहा है, किसके पास, जो टूर ऑर्गेनाइज करते हैं ना, वो लोगों के पास अगर आप जा रहे हो, और अगर आप कोई भी टूर ऑपरेटर से ओवरसीज टूर प्रोग्राम पैकेज खरीद रहे हो, क्या खरीद रहे हो, ओवरसीज टूर प्रोग्राम पैकेज, मतलब आपको आउटसाइड इंडिया घूमने जाना है और उसके लिए आप एक टूर ऑपरेटर के पास गए और बोला कि मुझे ये कंट्री में घूमने जाना है, तो आप मुझे पैकेज बताइए कि क्या क्या डिफरेंट पैकेजेस हैं। अब अगर आप एक ओवरसीज टूर प्रोग्राम पैकेज खरीद रहे हो तो कहने से अब आपको ये टूर ऑपरेटर को अमाउंट पे करना पड़ेगा। अमाउंट जब आप खरीदोगे ओवरसीज टूर प्रोग्राम पैकेज, आप कौन हो गए, पेयर हो गए, पेयर अमाउंट के। आप कौन हो गए, अमाउंट के पेयर। और ये कौन हो गया, टूर ऑपरेटर, पेई। अब जब भी टूर ऑपरेटर को आप पेमेंट करोगे तो टूर ऑपरेटर को क्या बोला गया है कि ये अमाउंट के साथ साथ आपको टूर ऑपरेटर टीसीएस जो है वो भी कलेक्ट करना पड़ेगा। कितना टीसीएस कलेक्ट करना पड़ेगा, तो अप टू 7 lakhs
आपको 5% TCS कलेक्ट करना पड़ेगा, एंड इफ अमाउंट इज एक्सीडिंग 7 lakhs तो फिर 20%। सो आप अगर एक टूर ऑपरेटर हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, TCS जो है वो कलेक्ट करना पड़ेगा। अगर अमाउंट 7 लाख तक है तो 5% एंड 7 लाख से ऊपर गया तो 20%। अब तुम समझो, ये टूर ऑपरेटर के पास आप गए और बोल रहे हो कि मुझे ये कंट्री घूमने जाना है, एंड उसने आपको एक पैकेज बना के दिया, एंड पैकेज जो था वो 10 लाख का पैकेज था। तो अभी अगर 10 लाख रुपया आप पे कर रहे हो तो जो पहले 7 लाख का पेमेंट है ना, उस पर आपको 5% TCS देना पड़ेगा, एंड जो 3 लाख रुपया आप बाकी का दे रहे हो उस पर आपको 20%। सो 7 लाख तक 5% और 7 लाख के ऊपर गया तो 20%। ये TCS आपको टूर ऑपरेटर को देना पड़ेगा, और टूर ऑपरेटर क्या करेगा, गवर्नमेंट को दे देगा। क्योंकि हमने कल ही पढ़ा था कि पे ई के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें ये चैप्टर देखना है। सो पेई जो है वो टूर ऑपरेटर है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से TCS उसको क्या करना पड़ेगा, कलेक्ट। बोलो ये समझा? अब देखो, अगर आप टूर ऑपरेटर के पास जाते नहीं हो, आप अगर खुद से ही टूर अरेंज कर रहे हो, कुछ लोग होते हैं कि जो टूर ऑपरेटर से यू कैन से टूर ऑपरेटर के पास नहीं जाते, अगर उन्हें आउटसाइड या घूमने जाना है तो वो खुद ही पूरा प्लानिंग करेंगे। वहां पे कोई TCS का कॉन्सेप्ट आएगा ही नहीं, क्योंकि आप वहां पे कोई टूर ऑपरेटर के पास जाके पैकेज तो खरीद ही नहीं रहे हो। सो अगर आप टूर ऑपरेटर के पास गए तो टूर प्रोग्राम पैकेजेस महंगे हो चुके हैं, क्योंकि वो लोग आपसे पैसा तो लेंगे ही, साथ साथ में TCS, अंडरस्टैंड, TCS इज नॉट योर एक्सपेंस। TCS तो वैसे भी आपको क्रेडिट मिल जाएगा उसका, बट एट प्रेजेंट तुम्हारे जेब से पैसा चला गया, उसका तुम्हें क्रेडिट मिलेगा जब तुम अपना रिटर्न फाइल करोगे, उसमें से तुम माइनस कर सकते हो, बट एट प्रेजेंट तुम्हारे जेब से पैसा गया। अब समझो कि क्वेश्चन क्या आ रहा है कि व्हेन आई से ओवरसीज टूर प्रोग्राम पैकेज, तो इसका मतलब क्या। अगर समझो मैंने सारी की सारी बुकिंग्स खुद के हिसाब से की है, बट अब जो प्लेस पे मैं घूमने जा रहा हूं वहां पे मुझे एक पर्टिकुलर होटल में ही रुकना है। अब वो होटल की बुकिंग्स मुझे मिल नहीं रही थी, मैं गया टूर ऑपरेटर के पास और मैंने बोला, क्या क्या टूर ऑपरेटर का क्या होता है, टाई अप होता है होटल्स के साथ। मैंने वो टूर ऑपरेटर को बोला, मैं ये कंट्री घूमने जा रहा है, मुझे ना सिर्फ ये होटल में रुकना है, तो आप मुझे ये होटल बुक करवा के दो, उसका जो भी चार्ज बनता है वो आप ले लो। मतलब मैंने उससे सिर्फ होटल बुकिंग की सर्विसेज दी। या फिर मैं टूर ऑपरेटर के पास गया और मैंने बोला, देखो यार मुझे ना सिर्फ फ्लाइट की टिकट्स अरेंज करके दो, बाकी होटल बुकिंग, वहां पे रहने का जो खर्चा होगा, घूमने का खर्चा होगा, वो सब मैं करूंगा, आप मुझे सिर्फ फ्लाइट बुक करके दो, या आप मुझे सिर्फ होटल बुक करके दो। मतलब तुम समझो, नॉर्मली व्हेन आई से टूर प्रोग्राम पैकेज, इट मींस कहने से उसमें सारे खर्चे आ गए, आपके जो भी खर्चे होंगे वो सारे आ गए। बट कभी कभी क्या हो रहा है, मैं टूर प्रोग्राम पूरा पैकेज नहीं ले रहा हूं, वो पैकेज में से आई एम टेकिंग ओनली सम ऑफ दी सर्विसेज, क्या उसको भी हम ओवरसीज टूर प्रोग्राम पैकेज मानेंगे कि नहीं मानेंगे? तो दैट वाज अ क्वेश्चन विच वाज रेज्ड व्हेन दिस सेक्शन वाज इंट्रोड्यूस्ड। तो उसका उन्होंने क्लैरिफिकेशन दिया है। क्या? क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ो। अब मैं क्या बोलूंगा, पढ़ा क्वेश्चन पढ़ा। हाँ, अब मैं क्या बोलूंगा पता है, ये सब है ना क्वेश्चन आंसर में तुम इतना सब हटा सकते हो, डायरेक्टली इधर से ही पढ़ सकते हो। टू क्वालिफाई एज ओवरसीज टूर प्रोग्राम पैकेज, द पैकेज शुड इंक्लूड एटलीस्ट 2 ऑफ द फॉलोइंग, खत्म। अरे वो तो क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में इसीलिए जस्ट टू अंडरस्टैंड फॉर फर्स्ट टाइम, बट अभी कंक्लूजन करना हो मुझे, तो कंक्लूजन तो यही हुआ ना कि इधर से लेके इधर तक कंक्लूजन है इसका। नहीं समझा तुम्हें? समझा? तो ये कंक्लूजन है इस चीज का। क्लियर? तो ये हो चुका आपका 206C सबसेक्शन 1G क्लॉज बी। क्या है कि अगर आप किसी भी टूर ऑपरेटर के पास जाते हो और टूर ऑपरेटर से आप ओवरसीज टूर प्रोग्राम पैकेज खरीद रहे हो, तो फिर वो केस में हम आपको TCS लगाएंगे, मतलब टूर ऑपरेटर आपसे कलेक्ट करेगा। 7 लाख तक अमाउंट होगा तो 5%, और 7 लाख के ऊपर गया तो 20%।
अब हम आते हैं सेक्शन नंबर 206C 1G क्लॉज बी के ऊपर। अब इसमें क्लॉज ए के ऊपर, सॉरी। अब क्लॉज ए में क्या दिया है, ध्यान देना। अब अगर एक पर्सन है, ये पर्सन जा रहा है ऑथोराइज्ड डीलर के पास। बोलो किसके पास जा रहा है? क्या करने के लिए? यहां से फॉरेन करेंसी खरीदने के लिए। तो ये कौन है पता है? ये बायर है ऑफ फॉरेन करेंसी। और ये कौन है? सेलर। अब कहने से ये पर्सन क्या पे करेगा? अमाउंट पे करेगा इसको। अब ये फॉरेन करेंसी लेने जा रहा है, कौन? ये पर्सन। कहने से किसी ना किसी पर्पस के लिए फॉरेन करेंसी ले रहा होगा। आप जब फॉरेन करेंसी लेने जाओगे तो आप ये पैसा समझो बाहर भेजना चाहते हो, तो आपसे पूछा जाएगा कि आप ये पैसा बाहर क्यों भेजना चाहते हो। समझो आप अभी इंडिया में रह रहे हो, अभी आपके पास 10 लाख रुपया है, आपको बाहर पैसा भेजना है। क्यों भेजना है? क्या रीजन है भेजने का? तो आपसे पहले रीजन पूछा जाएगा। अगर समझो रीजन, ध्यान से सुनना, अगर रीजन अमाउंट बाहर भेजने का, ये पैसा आप ऑथोराइज डीलर के पास लेके जा रहे हो टू परचेस फॉरेन करेंसी एंड यू वांट टू रेमिट दिस फॉरेन करेंसी आउटसाइड इंडिया। रेमिट आउटसाइड इंडिया, या आउटसाइड इंडिया आपको भेजना है, तो आपसे पहले ही क्या पूछा जाएगा? क्या पर्पस के लिए ये पैसा आप बाहर भेज रहे हो? क्या? अगर पैसा आप बाहर भेज रहे हो फॉर द पर्पस ऑफ एजुकेशन और मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए पैसा बाहर लेके जा रहे हो, या फिर एजुकेशन के लिए आप पैसा बाहर लेके जा रहे हो, तो फिर प्रोविजन ऐसा है कि अप टू 7 लाख हम आपसे कोई टीसीएस चार्ज नहीं करेंगे। बियॉन्ड 7 लाख टीसीएस आएगा एट द रेट ऑफ 5%। एट द रेट ऑफ 5%। अब अगर पर्पस, ध्यान से सुनना, अगर पर्पस एजुकेशन ही है वापस से, बट सुनो अब क्या हुआ है ये केस में, अब ये पर्सन ने ना क्या लिया था? लोन। किससे? फ्रॉम अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से आपने क्या लिया है? लोन। और ये लोन तुम ऑथोराइज्ड डीलर के पास लेके जा रहे हो। क्यों लिया था लोन? फॉर एजुकेशन। अगर आपने लोन लिया था, आपको याद हो तो हमने एक सेक्शन पढ़ा था ATE करके, अगर आप लोन लेते हो फॉर हायर एजुकेशन तो फिर कहने से आप लोगों को डिडक्शन मिलता है इंटरेस्ट का। सो अगर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लिया, और ये लोन, ये जो अमाउंट है ना, ये अमाउंट ये और कुछ नहीं, इट इज अ लोन विच इज टेकन फ्रॉम अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ये आप ऑथोराइज डीलर के पास अगर लेके जा रहे हो तो अप टू 7 लाख नो टीसीएस, बियॉन्ड 7 लाख टीसीएस एट द रेट ऑफ 0.5%। तो इधर है ना, इधर एजुकेशन जो है ना, इधर एजुकेशन है अदर देन सेकेंड। मतलब समझो आपके खुद के फंड्स हैं, तो खुद के फंड्स हैं और आप ऑथोराइज डीलर के पास लेके गए, कहने से अब यहां पे आ जाएगा फर्स्ट में। या फिर आपने लोन लिया बट फ्रेंड या रिलेटिव से लिया तो भी फर्स्ट में आ जाएगा। नहीं समझा आपको? समझा। सो फर्स्ट में कब आओगे? जब आप सेकंड में कवर्ड नहीं हो तब। एंड अगर तुम लोन किसी अदर पर्पस के लिए रेमिट कर रहे हो पैसा बाहर, अदर पर्पस, कोई भी पर्पस हो आप, तो अप टू 7 लाख नो टीसीएस, बियॉन्ड 7 लाख टीसीएस एट द रेट ऑफ 20%। कितना टीसीएस आएगा? 20% टीसीएस बियॉन्ड 7 लाख, अदर पर्पस के लिए। बैठ रहा है दिमाग में? जब आप पैसा बाहर भेज रहे हो ना, तो इस स्कीम को हम बोलते हैं रेमिटेंसेस अंडर लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम।
क्या बोलते हैं हम इसको? LRS, लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम। कहीं ना कहीं आपने लॉ में भी सुना होगा, फेमा में। सो इट इज लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम। सो अब देखो, एजुकेशन मेडिकल के लिए है तो 7 लाख तक नो TCS, 7 लाख के ऊपर गया तो 5%। एजुकेशन बट लोन इज टेकन फ्रॉम अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और वो आप ऑथोराइज डीलर के पास लेके जा रहे हो, अप टू 7 lakhs नो TCS, 7 lakhs के ऊपर गया तो 0.5%। एंड अदर पर्पस के लिए है तो 7 लाख तक नो TCS, 7 लाख के ऊपर गया तो 20%। अब सुनो, अब पहले तो ये पॉइंट 1, 2 और 3 शांति से रीड करो एक बार। पढ़ा? अब सुनो, तुम देखोगे ना तो फर्स्ट में देखो क्या लिखा है, एजुकेशन अदर देन 2 बिलो। सो अंडरस्टैंड ना, सेकेंड पॉइंट इज ओनली फॉर एजुकेशन, सेकेंड पॉइंट इज नॉट फॉर मेडिकल, वो ध्यान में रखना यहाँ पे। इसीलिए एजुकेशन के बाजू में लिखा है अदर देन 2 बिलो, और मेडिकल ट्रीटमेंट वो अलग से लिखा है, ठीक है। अब मैं क्या बोल रहा हूं, अब क्वेश्चन क्या आ रहा है कि आप पैसा बाहर लेके जा रहे हो, आइदर फॉर द पर्पस ऑफ एजुकेशन और फॉर द पर्पस ऑफ मेडिकल। तो क्वेश्चन इज, एजुकेशन के लिए पैसा बाहर जा रहा है, इसका मतलब क्या? एंड मेडिकल के लिए पैसा बाहर जा रहा है, उसका मतलब क्या? मतलब उसमें क्या क्या चीजें कवर्ड है। तो यहां पे देखो, क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ो। पढ़ा? तो आज तुम पैसा मेडिकल के लिए बाहर भेज रहे हो तो उसमें क्या क्या चीजें आ जाएगी, और एजुकेशन के लिए पैसा बाहर जा रहा है उसमें भी क्या क्या चीजें आ जाएगी। तो ये सब के लिए पैसा रेमिट हो रहा है तो हम समझेंगे कि इट इज एजुकेशन एंड मेडिकल ट्रीटमेंट। बोलो क्लियर? अब तुम्हें दिख रहा है यहां पे सब जगह पे 7 लाख का लिमिट है। देखो इधर कोई लिमिट नहीं है, तुम समझ पा रहे हो, तो 1B के अंदर 7 लाख तक रेट ऑफ TDS कम है, लिमिट जैसा कुछ है ही नहीं वहां पे। जबकि यहां पे कहने से लिमिट है कि 7 लाख तक तो आएगा ही नहीं TCS। तो इधर जो 7 lakhs की लिमिट है ना, 7 lakhs की लिमिट, ये 7 lakhs की जो लिमिट है, इट्स अ कंबाइंड लिमिट। कंबाइंड लिमिट का मतलब क्या? ये तीनों का मिला के 7 लाख। मतलब क्या? अगर समझो तुमने पहले 3 लाख एजुकेशन के लिए रेमिट किया तब TCS नहीं आएगा, फिर 3 लाख इधर फॉल हुआ तो भी TCS नहीं आया, और फिर 3 लाख इधर फॉल हुआ ना तो इसमें से 2 लाख पे 20% आएगा। मतलब ये ऐसा नहीं कि इधर 3 इधर 3 इधर 3 नो TCS, ऐसा नहीं है। इट्स अ कंबाइंड लिमिट, तीनों का मिला के। ऐसा नहीं समझ में आ रहा है तो पूरा क्लॉज ए का लिमिट 7 लाख है। अच्छा सर, पहले हमने अदर पर्पस के लिए पैसा बाहर भेजा 3 लाख रुपया, नो TCS। दूसरा हमने ये 3 लाख भेजा, नो TCS। फिर हमने यहां पे 3 लाख भेजा तो इसमें से 2 लाख पे 5% TCS। फीफो देखना है अपने को, पहले जो पैसा गया उस पे नो TCS, बाद में 7 लाख के ऊपर गया तो क्या पर्पस के लिए भेजा उसके अकॉर्डिंगली TCS आएगा। बोलो समझा? तो ये जो चीज मैंने आपको अभी सिखाई वो यहां पे दी गई है क्वेश्चन नंबर 2 में। मेरे लिए ये लाइन इंपॉर्टेंट है, इतना ही बस, कंबाइंड थ्रेशोल्ड। अच्छा इसमें एक करेक्शन कर देना, ये हटा देना और ये थर्ड हटा देना। कंबाइंड थ्रेशोल्ड लिमिट है, समझा ना? ओके अब सुनो, अब समझो कि चैतन्य और श्रेयांश 2 ऑथोराइज डीलर है। आप भी ऑथोराइज डीलर हो, आप भी ऑथोराइज डीलर हो। मैं पहले आपके पास आया और मैंने आपके पास से 6 लाख रुपए का फॉरेन करेंसी खरीदा। कहने से ये तो मुझसे TCS नहीं चार्ज करेंगे। फिर मैं गया श्रेयांश आपके पास, आपसे भी 6 लाख का मैंने फॉरेन करेंसी खरीदा। अब क्वेश्चन क्या आ रहा है, ऑथोराइज डीलर मैंने चेंज कर दिया है, जो पर्सन बाहर पैसा भेज रहा है वो तो सेम है, डीलर चेंज हो गया।
तो ये लिमिट क्या देखनी है हमें, रेमीटर वाइज देखनी है कि जो डीलर वाइज है वहां पे देखनी है? तो सुनो, आपको रेमीटर वाइज देखनी है। और इसीलिए यहाँ पे देखो, इट हैज बीन क्लैरिफाइड दैट थ्रेशोल्ड लिमिट ऑफ 7 लाख फॉर LRS इज अ को रेमीटर एंड नॉट को ऑथोराइज्ड डीलर। बस ये क्वेश्चन हटा दोगे तो भी चलेगा, अपने लिए यही लाइन इंपॉर्टेंट है अभी। अच्छा, अब क्या होता है कि जो ऑथोराइज्ड डीलर्स है ना, वो लोग क्या करते हैं पता है, मेरे से डिक्लेरेशन लेते हैं वो लोग कि भाई तुमने पहले कभी पैसा बाहर रेमिट किया है कि नहीं किया है। अगर मैंने डिक्लेरेशन, वो लोग लेंगे और डिक्लेरेशन में मुझे सब लिख के देना पड़ेगा, तो वहां से उनको पता चल जाएगा आपको क्या, कि मैंने इनके साथ पहले ट्रांजैक्शन किया हुआ है। तो अब वो क्या करेगा, वो इससे 6 लाख का ट्रांजैक्शन किया, उससे 6 लाख का किया, तो कहने से वो 1 लाख को छोड़ देगा, बाकी 5 लाख पे जो भी एप्लीकेबल रेट होगा वो ले लेगा। समझा? नेक्स्ट, अब क्वेश्चन आ रहा है, वेदर पेमेंट थ्रू अ ओवरसीज क्रेडिट कार्ड वुड बी काउंटेड इन लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम। तो देखो क्या लिखा है, नो TCS शैल बी एप्लीकेबल ऑन एक्सपेंडिचर थ्रू अ इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड वाइल बीइंग ओवरसीज टिल द फर्दर ऑर्डर। मतलब अभी तक इन्होंने कोई सिस्टम इंट्रोड्यूस नहीं किया है कि हम क्रेडिट कार्ड पता है ना आप सबको, आप अगर क्रेडिट कार्ड आउटसाइड इंडिया लेके गए और वो क्रेडिट कार्ड आपने यूज किया, कहने से वहां पे अभी कोई TCS की एप्लीकेबिलिटी नहीं है। तो आप डायरेक्टली ये क्वेश्चन हटा के इतना ही लिख सकते हो, नो TCS शैल बी एप्लीकेबल ऑन एक्सपेंडिचर थ्रू इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड। बस इतना ही याद रखो ना, यहां से लेके यहां। सेकंड में क्या याद रखोगे, सेकंड क्वेश्चन में इट इज अ कंबाइंड थ्रेशोल्ड लिमिट। थर्ड में तो मैंने आपको हटा ही दिया है क्वेश्चन, बराबर। फिर उसके बाद 6th में और 7th में मैंने आपको बता दिया। आप लोग डायरेक्टली यहां पे भी क्वेश्चन अभी हटा सकते हो। एज पर द क्लैरिफिकेशन बाय RBI, रेमिटेंस फॉर द पर्पज ऑफ मेडिकल ट्रीटमेंट शैल इंक्लूड 1 2 3, एजुकेशन रेमिटेंस इंक्लूड 1 2 3। अरे मुझे क्या चाहिए लास्ट में, बस वो समरी पढ़ो बस, समझा के नहीं? अब मैं आप लोग के सामने 3-4 केसेस रख रहा हूं जहां पे मुझे ये 1-2 क्वेश्चन है वो भी सिखाने हैं और नीचे कुछ प्रोविजन दिया गया है वो भी सिखाना है, ये वाला। चलो ध्यान से सुनो। देखो, अब पहला केस, एक पर्सन है, ये पर्सन एक ऑथोराइज्ड डीलर के पास गया। क्यों गया? क्योंकि इसको चाहिए था फॉरेन करेंसी। अच्छा, अब जब आप ऑथोराइज्ड डीलर के पास जाओगे तो वो पूछेगा ना क्यों चाहिए फॉरेन करेंसी। अच्छा छोड़ो, नहीं मैं थोड़ा केस को चेंज करता हूं, ये बाद में लेता हूं, ये सेकंड केस करवाता हूं, पहले एक दूसरा केस करवाता हूं, रुको। अच्छा, एक पर्सन टूर ऑपरेटर के पास गया, TOS टूर ऑपरेटर, और इससे इसने ओवरसीज टूर प्रोग्राम पैकेज खरीदा। ये टूर ऑपरेटर इंडिया में है एंड ये टूर ऑपरेटर को आपने अमाउंट पे किया। समझो इसको 10 लाख अमाउंट दिया, तो 7 लाख के ऊपर 5% और 3 लाख के ऊपर 20%, कहने से ये आपसे वो TCS कलेक्ट करेगा, बराबर। अब मैं क्या बोल रहा हूं, आप कौन से टूर ऑपरेटर के पास गए हो? जो इंडिया में है। तो समझो चैतन्य आप एक टूर ऑपरेटर हो, मैं आपके पास आया, मैंने आपको 10 लाख रुपया दिया और आपने मुझसे TCS ले लिया। अब मैंने तो आपको रुपया दिया है, आपने मेरे को बोला हाँ मैं आपको ये कंट्री घुमाने लेके जाऊंगा। अब तुम समझो चैतन्य जो है उसको मैंने रुपीस दिया है, बट अब ये हमें जब बाहर घुमाने लेके जाएगा तो इसको फॉरेन करेंसी चाहिए होगा। अब क्या होगा, अब टूर ऑपरेटर जो है वो खुद ऑथोराइज्ड डीलर के पास जाएगा और ऑथोराइज्ड डीलर को बोलेगा भाई ये ले अमाउंट और मुझे तू फॉरेन करेंसी दे दे। नहीं समझा तुम्हें? अरे भाई उसको अगर बाहर घुमाने लेके जाना है अपने को, तो उसके खुद के पास फॉरेन करेंसी होना चाहिए। अपन ने तो उसको रुपीस दिया है। तो अब यहां पे टूर ऑपरेटर को क्या बोला गया कि टूर ऑपरेटर
तूने अगर 206C 1G क्लॉज बी में टीसीएस चार्ज कर दिया है तो ऑथोराइज डीलर को क्या बोला गया पता है कि तुझे अब टूर ऑपरेटर से ना 1G क्लॉज ए में टीसीएस लेने की जरूरत नहीं है। सो अगर टूर ऑपरेटर ने कलेक्ट कर लिया है टीसीएस और वही पैसा टूर ऑपरेटर ऑथोराइज डीलर के पास लेके आ रहा है तो कहने से अब टूर ऑपरेटर को क्या बोलना पड़ेगा डीलर को कि भाई मैं ये पैसा आउटसाइड इंडिया ये पर्सन को घुमाने के लिए लेके जा रहा हूं, उसके लिए मुझे चाहिए, मैंने उसे टीसीएस कलेक्ट कर लिया है, सो आप मुझसे मत करो टीसीएस। सो याद रखना 206C 1G क्लॉज ए इज नॉट एप्लीकेबल इफ टूर ऑपरेटर हैज कलेक्टेड टीसीएस। ये समझा कि नहीं समझा? अब मैं केस को थोड़ा चेंज करता हूं। टूर ऑपरेटर जो है ना, टूर ऑपरेटर समझो वो आउटसाइड इंडिया है। कहां पे है? अब ये पर्सन ने इससे ओवरसीज टूर प्रोग्राम पैकेज खरीदा है। क्या खरीदा इससे? ओवरसीज टूर प्रोग्राम पैकेज। बट अब मैं क्या बोल रहा हूं, ये पर्सन जब आउटसाइड इंडिया है तो अपने को तो इसको फॉरेन करेंसी देना पड़ेगा और फॉरेन करेंसी के लिए कहने से आपको जाना पड़ेगा। तो ये पर्सन पहले किसके पास गया? अमाउंट लेके, इसने इससे फॉरेन करेंसी खरीदा और ये फॉरेन करेंसी इसने टूर ऑपरेटर को दिया। उल्टा केस हो गया, समझा? पहले टूर ऑपरेटर के पास अपन गए थे, उसको बाहर घुमाने लेके जाना था इसलिए वो डीलर के पास गया। अभी अपन डीलर के पास गए क्योंकि अपना टूर ऑपरेटर वापस से यहां पे टूर ऑपरेटर को ही बोला गया है क्या कि भाई तू 206C 1G क्लॉज बी में टीसीएस कलेक्ट करना, और जब आप ऑथोराइज डीलर को बोलोगे ना क्या कि मैं पैसा बाहर भेज रहा हूं, क्यों? टूर ऑपरेटर को, तो वो 206C 1G क्लॉज ए में टीसीएस कलेक्ट नहीं करेगा आपसे। थोड़ा सा दिमाग चलाओ, अपने को टूर ऑपरेटर के केस में है ना कोई लिमिट नहीं रखनी है, नहीं तो क्या हो जाएगा, इधर फिर सब लोग बाहर वाला टूर ऑपरेटर पकड़ेंगे और 7 लाख तक अमाउंट पे कहने से बोलेंगे हमें टीसीएस नहीं आएगा। ऐसा नहीं है, टूर ऑपरेटर के साथ डील किया इट इज ऑलवेज 206C सबसेक्शन 1G क्लॉज बी, ए तो आएगा ही नहीं कभी भी। ये दोनों एग्जाम्पल समझे आपको? चलो नेक्स्ट केस समझने जैसा है। नेक्स्ट केस बराबर से समझो। समझो एक टूर ऑपरेटर है। कौन है? और यहां पे एक कंपनी है XYZ लिमिटेड, ये कंपनी है। ये कंपनी ने ये टूर ऑपरेटर से ओवरसीज टूर प्रोग्राम पैकेज खरीदा और अब ये कंपनी इसको क्या कर रही है? अमाउंट का पेमेंट। अब अगर तुम्हें समझ में आ रहा हो तो जब टूर ऑपरेटर है उसको 206C 1G क्लॉज बी के हिसाब से क्या नहीं से टीसीएस कलेक्ट करना पड़ेगा। अब तुम समझ रहे हो, तो ये XYZ लिमिटेड जो अमाउंट पे कर रही है ना टूर ऑपरेटर को, सो XYZ लिमिटेड हैज एंटर्ड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विथ कैन आई से टूर ऑपरेटर। तो इसको 194C के हिसाब से कहने से इस पे टीडीएस भी काटने को आएगा, बराबर ना? 194C कल ही पढ़ाया था आई थिंक, पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर्स। तो इसको 194C में टीडीएस आ गया, उसको 206C 1G क्लॉज बी में टीसीएस आ गया। अब क्या करेंगे? अब जब दोनों सेक्शन अप्लाई हो जाए ना तो आप ये फॉलो मत करना, आप टीडीएस का सेक्शन फॉलो करना। तो सर फिर ये तो कभी आएगा ही नहीं क्योंकि सब जगह 194C आ जाएगा। ऐसा नहीं है, आप जाओ टूर ऑपरेटर के पास, कहने से आप जाओगे तो आपने तो जो सर्विस ली है वो पर्सनल पर्पस के लिए ली है, तो 194C अप्लाई ही नहीं होगा, और 194C अप्लाई नहीं हुआ तो 206C 1G क्लॉज बी अप्लाई हो गया।
हाँ, बट अगर तुमने पर्सनल पर्पस के लिए ली है और टूर ऑपरेटर को समझो तुम पेमेंट कर रहे हो जो 50 लाख से ज्यादा है, तो थोड़ा सा याद करो, तो तुम्हें 194 एम एप्लीकेबल हो गया। तुम्हें एम एप्लीकेबल हुआ और उसको 206C 1G क्लॉज बी एप्लीकेबल हुआ, तो तुम्हें एम में टीडीएस काटना पड़ेगा। नहीं समझा? तो शॉर्ट में अगर टीडीएस एप्लीकेबल हुआ है तो टीसीएस एप्लीकेबल नहीं होगा। ये दोनों पॉइंट मैंने आपको भी सिखाए। नो टीसीएस बाय ऑथोराइज डीलर ऑन अमाउंट इन रिस्पेक्ट ऑफ विच द सम हैज बीन कलेक्टेड बाय सेलर। इसका एग्जाम्पल था ये फर्स्ट पॉइंट। सेलर मतलब ये सेलर है टूर ऑपरेटर। किसका सेलर है? ओवरसीज टूर प्रोग्राम पैकेज का। इसने अगर टीसीएस कलेक्ट कर लिया तो ऑथोराइज डीलर को कलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। नो टीसीएस इफ बायर इज लायबल टू डिडक्ट टीडीएस अंडर द अदर प्रोविजंस ऑफ द एक्ट एंड हैज डिडक्टेड द टीडीएस। ये वाला कॉन्सेप्ट। अच्छा, ये वाला पॉइंट पढ़ो। नो टीसीएस इफ बायर इज सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, एम्बेसी, कमीशन, ये सब। तो ये पॉइंट आपको एडिशनली यहां पे डालना पड़ेगा। मतलब अगर ओवरसीज टूर प्रोग्राम पैकेज या फिर फॉरेन करेंसी कौन परचेज कर रहा है, ये लोग सब खरीद रहे हैं, तो टीसीएस नहीं आएगा। ये तो आपको याद हो तो स्टार्टिंग से आ ही रहे हैं ये लोग सब, बराबर। ये सेक्शन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन आने के चांसेस रह सकते हैं इसमें से। फाइनल सीए में तो एक मस्त इस पे केस स्टडी डाला था, और उसमें क्या किया था पता है? पहले 5 डेट दी थी कि ये हमने 5 डेट पे पैसा एजुकेशन के लिए भेजा, फिर 5 डेट दी थी कि हमने कुछ पैसा मेडिकल के लिए भेजा, फिर 1-2 डेट दी थी अदर पर्पस के लिए। और अब है ना, तुम लोगों को क्या करना था वो केस में, तो पहले तो सारी डेट्स को अरेंज करना था, क्योंकि उन्होंने जो 5 डेट दी थी एजुकेशन की, या 4-5 डेट जो भी डेट थी, समझो 3 डेट और 3 डेट थी, तो सब रैंडम डेट्स दे दी थी। एजुकेशन में समझो 15 अगस्त या 20 अगस्त, 20 सितंबर, 20 दिसंबर। मेडिकल में 6 जून, 7 जुलाई, 8 मार्च। अदर पर्पस के लिए अलग डेट। तो अब तो उन्होंने पहले डेट सारी जैसे तैसे दे दी। पहले आप क्या करो? पहले डेट्स को अरेंज करो सारे, और उसके बाद तुम लोग देखो कौन कौन से पर्पस के लिए पैसा बाहर गया है। समझा? ये क्लियर हुआ सेक्शन? चलो ये लिख लेंगे, एडिंग दे दो 206C 1G क्लॉज ए एंड क्लॉज बी। क्लॉज बी से स्टार्ट करो। डन? देखो आपने ये मार्किंग कर लिया सब कुछ। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, एक ये एक पेज इसके लिए आप बाद में छोड़ दो, 1 या 1.5 पेज। ये 2 पॉइंट्स तो लिखने की जरूरत नहीं है, मैंने एग्जाम्पल में डाल दिया है। ये पॉइंट चाहिए तो अभी लिख लो, तो आपका सिर्फ क्यूएनए पार्ट बचेगा बस। क्यूएनए में जितना मैंने आपको बोला है उतना ही लिखना है बस। चलो डन। अब अपने को 2 सेक्शंस डिस्कस करने हैं। एक है 206C 1H और उसके साथ साथ 194Q। 194Q जो है ना वो टीडीएस का सेक्शन है ये, एंड 206C 1H टीसीएस का सेक्शन है। तो ये टीसीएस के रिलेटेड है, ये टीडीएस के रिलेटेड है। चलो ध्यान से सुनो, पहले हम आते हैं टीसीएस की बात करते हैं। अब फ्रेंड्स 206C 1H इसमें क्या लिखा है कि अगर कोई भी पर्सन है जो गुड्स बेच रहा है, क्या कर रहा है? गुड्स बेच रहा है किसी भी पर्सन को। अब ये पर्सन ने गुड्स बेचा, सेलर ने गुड्स बेचा। पहली चीज तो ये गुड्स एक्सपोर्ट नहीं होने चाहिए। क्या नहीं होने चाहिए? और दूसरी चीज, ये गुड्स
206C जो ऊपर मैंने सेक्शन से डिस्कस की है, सब सेक्शन 1, 1F, 1H, ये सब में गुड्स कवर्ड नहीं होने चाहिए. सॉरी 1G, 1H तो अपन डिस्कस कर रहे हैं अभी. सो ये सब में गुड्स कवर्ड होने नहीं चाहिए. सो ऊपर जितने भी सेक्शंस मैंने पढ़ा है उसमें कवर्ड नहीं होनी चाहिए. फॉर एग्जांपल आप जो गुड्स बेच रहे हो, सेलर जो गुड्स बेच रहा है, फॉर एग्जांपल इट्स एन ओवरसीज टूर प्रोग्राम पैकेज, कहने से फिर ये सेक्शन नहीं आएगा. मोटर कार बेच रहे हो, ये सेक्शन नहीं आएगा. अगर आप गुड्स एक्सपोर्ट नहीं कर रहे हो प्लस आपके गुड्स 206C सबसेक्शन 1, 1F एंड 1G में कवर्ड नहीं है, तो ये बायर से जब आप पैसा लोगे ना, अगर ये पैसा 50 लाख से ज्यादा है, 50 लाख से, तो आपको इसके साथ साथ TCS कलेक्ट करना पड़ेगा 0.1% ऑन अमाउंट एक्सीडिंग 50 lakhs, ऑन अमाउंट एक्सीडिंग. एंड ये सेलर जो है उसका टर्नओवर लास्ट ईयर का 10 करोड़ से ज्यादा होना चाहिए. सेलर जो है उसका टर्नओवर 10 करोड़ से ज्यादा. देखो सेलर है जिसका टर्नओवर लास्ट ईयर 10 करोड़ से ज्यादा है, ये अमाउंट रिसीव कर रहा है किससे? बायर से. अमाउंट इज मोर देन, बोलो अमाउंट इज मोर देन. एंड ये सेलर जो है is receiving an amount as a consideration for sale of any goods other than goods being exported out of India or goods covered by 206C subsection 1, 1F and 1G. So ऊपर वाले सेक्शन में आप कवर्ड नहीं हो तो फिर आपको TCS कलेक्ट करना पड़ेगा 0.1% ऑफ अमाउंट एक्सीडिंग 50 लाख. मतलब अगर 60 लाख के गुड्स बेचे तो तुम्हें समझ में आ रहा है सिर्फ 10 लाख के ऊपर 0.1% आएगा. अब मैं क्या बोल रहा हूं, ये पेयर हो गया, ये पेयर, ये कौन हो गया? पेई. अब थोड़ा सा याद करोगे तो जब अपन ने चैप्टर स्टार्ट किया TCS, हमने ये एक सेक्शन पढ़ा था, याद करो 206CC. पेयर जो है उसका पेन पेई के पास होना चाहिए. अगर पेयर का पेन पेई के पास तो ट्वाइस द रेट गिवन इन सेक्शन और 5% विच एवर इज हायर, और यही 5% हो जाएगा 1% अंडर 206C 1H. तो अब मैं क्या बोल रहा हूं, अगर 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 किसने किसको पेन नहीं दिया? पेयर ने पेई को पेन नहीं दिया, कहने से रेट देखो हो जाएगा 1%, क्योंकि इट विल बी डबल दिस रेट, तो वो हो जाएगा 0.2%, और 1% विच एवर इज हायर, तो कहने से इट इज ऑलवेज 1%. बोलो नहीं समझा? ये क्लियर हुआ पहले? अब सुनो, अब इसके बाद ये जो बायर वर्ड है ना, बायर, उसको भी डिफाइन किया गया है. बायर का देखो यहां पे मीनिंग लिखा है नीचे. सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, ये सब नहीं होना चाहिए, लोकल अथॉरिटी नहीं होना चाहिए, एंड कोई पर्सन इंपोर्ट नहीं कर रहा है, ये गुड्स इंपोर्ट नहीं कर रहा है. जो पर्सन बायर है वो इंपोर्ट नहीं कर रहा है. बैठ रहा है आपके दिमाग में ये? एक्सपोर्ट कोई कर रहा है तो उधर से TCS नहीं लेना है, कोई इंपोर्ट कर रहा है तो सामने वाला भी अपने से TCS नहीं लेगा. समझा ना? एक्सपोर्ट इंपोर्ट दोनों जगह से नहीं आएगा. ये क्लियर हुआ आपको पहले? अच्छा, कुछ चीजें और हैं जो मेरे को करनी है एक्सप्लेन, पर पहले बेसिक आइडिया मिला आपको क्या है. अब ये तो हो चुका किसके पॉइंट ऑफ व्यू से, कि बायर को TCS देना पड़ेगा टू सेलर. सो बायर इज अ पेयर एंड सेलर इज अ पेई. चलो अब ये हो गया, और मैं क्या लिख रहा हूं यहां पे, इफ पेन इज नॉट फर्निश्ड बाय, हाँ पेयर के बदले बायर लिख दूं सिर्फ, बायर, तो रेट इज 1%. बराबर? अच्छा, अब इधर आते वापस से, सेलर, बायर, इसने इसको गुड्स बेचा,
इसने क्या पे किया, अमाउंट पे किया इसने। अब टीडीएस की बात करते, तो टीडीएस किसके पॉइंट ऑफ व्यू से आएगा, पेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से आएगा। अरे भाई उसको काटना पड़ेगा ना टीडीएस। अब 194 क्यू क्या बोल रहा है कि अगर बायर ने अमाउंट पे किया, किसको, सेलर को, क्यों, क्योंकि उसने गुड्स खरीदे, अगर यह अमाउंट जो पे कर रहा है वो 50 लाख से ज्यादा है तो इसको टीडीएस काटना पड़ेगा एट द रेट ऑफ 0.1% ऑन अमाउंट एक्सीडिंग 50 lakhs। टीडीएस आएगा 0.1% ऑन अमाउंट एक्सीडिंग 50 lakhs। बट अब यहां पे कंडीशन है क्या कि इसका जो लास्ट ईयर का टर्नओवर है, टर्नओवर ऑफ लास्ट ईयर, वो होना चाहिए मोर देन 10 करोड़, मोर देन 10 करोड़ टर्नओवर होना चाहिए। नहीं समझा तुम्हें, समझा। सो सेलर ने गुड्स बेचा बायर को, बायर जो है वो अमाउंट पे कर रहा है विच इज मोर देन 50 lakhs। टीडीएस आएगा 0.1% ऑन अमाउंट एक्सीडिंग 50 lakhs और उसका लास्ट ईयर का टर्नओवर कितना होना चाहिए, मोर देन 10 करोड़। अब है ना, अब थोड़ा सा याद करोगे ना, जब अपन ने टीडीएस चैप्टर स्टार्ट किया था, टीडीएस चैप्टर के स्टार्ट में हमने 206 डबल ए डिस्कस किया था। इसमें याद हो तुम्हें, तो कहना इसे जो अगर पेई ने पेन नहीं दिया तो कहना इसे रेट एज पर सेक्शन और 20% विच एवर इज हायर अंडर 194 क्यू। क्या रेट था, 5% रेट था। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं इफ पेन इज नॉट फर्निश्ड बाय सेलर, सेलर ना अभी, तो रेट हो जाएगा 5%। पहले तुम्हारे भेजे में इतना पार्ट गया। अब सुनो, अब है ना, ये सेलर है और ये बायर है। समझो सेलर को कोई टीसीएस का प्रोविजन नहीं आ रहा है, टीसीएस, इसके पॉइंट ऑफ व्यू से टीसीएस देखना है ना भाई, रिसीवर है, और इसके पॉइंट ऑफ व्यू से टीडीएस देखना है। समझो इधर 194 क्यू एप्लीकेबल हो चुका है, इसको टीडीएस काटना है, क्यों, क्योंकि लास्ट ईयर का टर्नओवर और ये जो पेमेंट कर रहा है वो, बट इसको 194 क्यू के साथ साथ 194 सी भी अप्लाई हो रहा है, मतलब टीसीएस के दो प्रोविजंस अप्लाई हो रहे हैं। सर ये कैसे पॉसिबल है, समझो कि जो बायर है वो जो गुड्स दे रहा है आर दी गुड्स which are manufactured and this manufactured as per the specification of customer by using material purchased from such customer। ऐसा भी हो सकता है कि उसको टीडीएस ये सेक्शन में भी काटना पड़े, पॉसिबल है। अगर टीडीएस के ही इसको दो सेक्शन अप्लाई हो रहे इसको, तो कौन सा फॉलो करेगा, तो आपको फॉलो करना पड़ेगा 194C दूसरा सेक्शन। सुनते जाओ, सब क्लैरिटी मिलेगा। अगर समझो इसको 194Q अप्लाई हो रहा है यहां पे, और इसको टीडीएस के सेक्शंस अप्लाई हो रहे हैं, कौन से, 206C सबसेक्शन 1, 206C सबसेक्शन 1F, 206C सबसेक्शन 1H, सॉरी 1H नहीं, सॉरी 1G, 1H नहीं, 1G, मतलब बाकी सब टीसीएस के प्रोविजंस अप्लाई हो रहे हैं। तो आपको क्या फॉलो करना पड़ेगा, बाकी सारे टीसीएस के प्रोविजंस। और अगर आपको 206C 1H एंड 194Q ये दोनों सेक्शन अप्लाई हुए, ये वाले ही, तो आपको 194Q फॉलो करना पड़ेगा। बहुत इजी है याद रखना। कैसे, आप मुझे बताओ 194Q एंड 194C दोनों में से टीडीएस का रेट कहां ज्यादा है, 194C में। अरे उधर 1% 2% था, 194Q में 0.1%, कहने से उधर ज्यादा है 194C।
अच्छा, ये सारे सेक्शंस में और इसमें टीसीएस ज्यादा है कि टीडीएस ज्यादा है? टीसीएस ज्यादा है, इसीलिए टीसीएस। और जब दोनों के रेट इधर भी 0.1 है और इधर भी 0.1 है तो फिर टीडीएस फॉलो करना है। नहीं समझा? हुआ ये क्लियर? पक्का? तो यहां पे आप लोगों को वही पॉइंट लिखा हुआ है सब कुछ 194 क्यू के अंदर। तो अब ये 1206C 1H है, ये 194 क्यू है। इधर अपने को बस बायर का जो डेफिनेशन है वो एक बार याद रखना पड़ेगा, बायर का डेफिनेशन याद रखना पड़ेगा। बाकी आपके सारे पॉइंट्स इधर कवर हो गए हैं। समझा? अब है ना, तुम्हें सेक्शन समझ गया है ना, तो मैं पहले इस पे एक क्वेश्चन बताना चाहता हूं आपको। पढ़ो ये क्वेश्चन। आया समझ में? अब ये पार्ट आप लिख लेंगे। अब है ना, एक पॉइंट जो अपना टीडीएस का पेंडिंग था वो इंटरेस्ट। अब ये इंटरेस्ट है इन केस ऑफ टीडीएस, और लास्ट में आपको इंटरेस्ट दी गई है इन केस ऑफ टीसीएस। सेम लाइंस पे प्रोविजन। हम आपको 1% इंटरेस्ट लगाएंगे। कितनी परसेंट? अगर टीडीएस का लेट डिडक्शन हुआ है तो, मतलब समझो आपको टीडीएस काटना चाहिए था इन द मंथ ऑफ अप्रैल, आपने काटा इन द मंथ ऑफ सितंबर। अब सर ये कैसे पॉसिबल है? समझो कि आपने 1 लाख का इधर किसी को पेमेंट कर दिया, जिसपे आपको 10% टीडीएस काटना चाहिए था, जो होगा 10,000। आपने क्या किया पता है? ये नहीं काटा, मतलब सामने वाले को आपने 1 लाख दे दिया पूरा, फिर वापस से वही पर्सन को इधर 1 लाख देने वाले थे। आपने क्या किया? इसमें से 20,000 काट लिया। कैसे 20,000? मतलब ये पेमेंट पे टीडीएस तो कटा, बट क्या नहीं से लेट डिडक्ट हुआ। समझा? तो अगर लेट डिडक्ट हो रहा है ना, हम आपको टीडीएस पे इंटरेस्ट कितना लगाएंगे? 1% पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ। एंड अगर आपने डिडक्ट करके लेट डिपॉजिट किया तो 1.5%। मतलब इट इज लाइक के 12% साल का अगर आपने डिडक्ट नहीं किया तो, एंड डिडक्ट करके खुद के पास रखा ना तो 18%। और सेम चीज यहां पे देखो टीसीएस में दी गई है। ये इंटरेस्ट इस साल चेंज हुई है। पहले इधर है ना कॉमन रेट था 1%, फिर अभी इन्होंने इस साल से 1% है ना 1.5 कर दिया है। सेम कलेक्ट नहीं किया तो 1%, कलेक्ट करके खुद के पास रखा तो 1.5%। समझा कि नहीं समझा? बराबर? तो ये आपका लास्ट पार्ट था इंटरेस्ट का। लिख लो इंटरेस्ट इन केस ऑफ टीडीएस एंड टीसीएस। ये टीडीएस का है पार्ट, ये वाला। ये टीसीएस का है प्रोविजन। चलो अब यहां पे ध्यान दो। अब फ्रेंड्स आपका जो चैप्टर नंबर 1 है उसमें ये जो अपना सेक्शन है कौन सा? 115 बीएसी। चलो 115 बीएसी के अंदर, अच्छा टीडीएस टीसीएस कंप्लीट हुआ। 115 बीएसी जो सेक्शन है उसके अंदर ये टैक्स रेट्स अपन ने बहुत बार देख लिया। अभी आपको सरचार्ज का भी पार्ट पता ही है, और आप लोगों को रिबेट का भी कॉन्सेप्ट पता ही है। अब फ्रेंड्स मैंने आप लोगों को बीच में ये लिस्ट बताया था, याद हो तो, कि ये सारे बेनिफिट्स आपके हाथ से
छीन लिए गए हैं, जिसमें मैंने एक ऐड भी करवाया था, लंच फैसिलिटी, जो था ₹50 पर मील पर डे, बराबर। अब ये जो बेनिफिट है, ये वाला पॉइंट आप हटा सकते हो, ये जरूरत नहीं है। थर्ड पॉइंट जो वहां पे है उसकी जरूरत नहीं है। थर्ड पॉइंट की, बराबर। अब सुनो, अब ये 115 BAC के 2 से 3 पॉइंट्स जो पेंडिंग है वो कंप्लीट करते हैं। देखो, पहला पॉइंट ये वाला, सर्टन लॉसेस नॉट अलाउड टू बी सेट ऑफ while computing total income. Set off of any loss, assessee cannot set off any brought forward or unabsorbed depreciation attributable to the deduction referred above. अब इसका मतलब क्या? देखो, लॉस है ना, लॉस आपको कभी भी सेक्शन 10 के वजह से नहीं आ सकता, क्योंकि सेक्शन 10 जो है ना वो एग्जम्पशंस है, उसके वजह से कभी लॉस नहीं आ सकता। लॉस किसके वजह से आ सकता है? एक्सपेंसेस के वजह से। तो आज तुम्हें ये 35 AD, ये 32 एडिशनल डिप्रीसिएशन, इन सब के वजह से लॉस आएगा। अब समझो कि हुआ क्या कि आपका प्रीवियस ईयर जो चल रहा है वो समझो 23-24 है, और आपने लास्ट ईयर में ऑप्शनल स्कीम के हिसाब से टैक्स भरा था, ऑप्शनल ये चूज किया था। तो इसका मतलब आपने 35 AD, 35, 32 का एडिशनल डिप्रीसिएशन, कहने से ये सारे बेनिफिट्स आपने लिए होंगे लास्ट ईयर, और समझो ये सारे बेनिफिट्स लेने के वजह से आपको लास्ट ईयर में क्या आया था? लॉस। तो ये जो लॉस है ना लास्ट ईयर का, करंट ईयर में अगर आप डिफॉल्ट स्कीम में जाते हो, डिफॉल्ट स्कीम के अंदर अगर आप चाहते हो यहां पे, तो फिर हम आपको ये वाला लॉस आपकी डिफॉल्ट स्कीम की इनकम के सामने सेट ऑफ करने नहीं देंगे, समझा? उसके बाद नेक्स्ट क्या लिखा है पता है? हाउस प्रॉपर्टी लॉस कैन नॉट बी सेट ऑफ अगेंस्ट अदर हेड्स। इसका मतलब क्या? तो आपको पता है मैंने सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड चैप्टर करवाया था। हाउस प्रॉपर्टी लॉस आप दूसरे हेड्स के सामने कर सकते हो, मैक्सिमम ओनली अंडर ऑप्शनल स्कीम। डिफॉल्ट स्कीम में नहीं कर सकते। ये मतलब ये तुम समझ रहे हो, तो ये करंट ईयर के ही लॉस की बात हो रही है। मतलब अगर मेरा करंट ईयर का ही हाउस प्रॉपर्टी लॉस है तो आई कैन नॉट एडजस्ट अगेंस्ट अदर हेड्स। कहां पे अदर हेड्स में नहीं एडजस्ट कर सकते? डिफॉल्ट में। ऑप्शनल में आप कर सकते हो, बट मैक्सिमम कितना? 2 लाख, मैक्सिमम 2 लाख। बैठा ना दिमाग में? आया समझ में? तो ये लास्ट ईयर के लॉस थे, ये करंट ईयर का ही लॉस है। अब ये हो चुका कि आपको ये सारे बेनिफिट्स तो नहीं मिलेंगे, उसके साथ साथ आपको ये लॉसेस भी एडजस्ट करने नहीं मिलेंगे। अब सुनो, अब 115 BAC सेक्शन में क्या लिखा है कि आपके पास है ना हर साल ऑप्शन है कि आप डिफॉल्ट स्कीम में टैक्स भरो या ऑप्शनल, डिफॉल्ट ऑप्शनल, डिफॉल्ट ऑप्शनल, आपको जो करना है करो वैसा। बट ये ऑप्शन किसके लिए है पता है? अगर आपको बिजनेस एंड प्रोफेशन हेड से इनकम नहीं आ रही है तो, मतलब अगर आपको सैलरी इनकम आ रही है, फॉर एग्जांपल चैतन्य आपको सैलरी इनकम आ रही है, तो इन दिस ईयर यू आर हैविंग एन ऑप्शन, क्या? आइदर ऑप्ट, मतलब आइदर यू आर अंडर, एनीवेज यू आर अंडर डिफॉल्ट स्कीम, इफ यू वांट टू ऑप्ट आउट, ऑप्ट आउट। नेक्स्ट ईयर अगेन यू कैन पे एज पर डिफॉल्ट, उसके नेक्स्ट ईयर ऑप्शनल, उसके नेक्स्ट ईयर डिफॉल्ट, उसके नेक्स्ट ईयर ऑप्शनल। हर साल चेंज कर सकता है, हर साल चेंज कर सकता है। बट अब जिसके पास भी ऑप्शन, जो भी पर्सन बिजनेस इनकम अर्न कर रहा है ना, देखो उसको क्या बोला गया कि तू डिफॉल्ट में है, अभी
तुझे डिफॉल्ट से बाहर जाना है, तू जा, एंड यू पे टैक्स अंडर ऑप्शनल स्कीम। फिर तू लाइफ टाइम के लिए ऑप्शनल में ही रहना। उसके बाद कल उठ के कभी भी तू डिफॉल्ट में आया ना, हम तुझे ऑप्शनल में जाने नहीं देंगे। मतलब इट इज लाइक यू आर अंडर डिफॉल्ट, एक बार बाहर जाने का ऑप्शन है। समझो इसी साल में तुमने बोल दिया कि वी वांट टू ऑप्ट 115 BSc, नाउ यू आर अंडर, नाउ लाइफ टाइम आइदर स्टे अंडर ऑप्शनल एंड इफ यू वांट यू कैन स्विच 115 BSc में आ सकते हो, आए फिर कभी ऑप्शनल में जाने नहीं मिलेगा। हाँ, फिर कब जाने मिलेगा पता है? जब आपकी बिजनेस इनकम बंद हो जाएगी। बिजनेस इनकम ही बंद हो गई तो जा सकते हो ना, फिर तो आप नॉर्मल असेसी हो गए। फिर तो एवरी ईयर यू विल हैव एन ऑप्शन कि भाई 115 BSc के ऑप्शनल, 115 BSc के ऑप्शनल। तो प्रैक्टिकली जो सैलरी अर्नर्स होते हैं ना, उनके केस में हम लोग क्या करते हैं, दोनों कैलकुलेशन करते हैं, जो ज्यादा बेनिफिशियल है उसमें चले जाते हैं। बट जो लोग बिजनेस इनकम अर्न करते हैं ना, उसमें तुम समझो कि अपना कैसा है कि इस साल का फायदा आप देखोगे सिर्फ, और कोई एक स्कीम चूज कर ली आपने, फिर तुम लटक गए आगे जाके। आगे जाके ऐसा भी हो सकता है कि तुम जाना चाहते हो इसमें ऑप्शनल में, पर डिफॉल्ट में ही रहना पड़ेगा। तो वहां पे स्कीम कैसे वाइजली चूज करना पड़ेगा। अगर मैं तुम्हें थोड़ा सा एक्सप्लेन करने जाऊं तो सिंपल सा पॉइंट रखते हैं। अगर तुम्हारे बुक्स में सेक्शन 35 AD, फिर वो 32 एडिशनल, वो सब नहीं है, तो जाओ डिफॉल्ट में ही, क्योंकि इधर वैसे भी टैक्स रेट कम है। नहीं समझा तुम्हें? तुम्हारा स्पेसिफाइड बिजनेस नहीं है समझो, फिर तुम्हारा वो साइंटिफिक रिसर्च में डोनेशन नहीं है, तो फिर तो जाओ ना, फिर तो ये स्कीम में चले जाओ। हाँ, बट ये स्कीम में फिर ATC से ATU के डिडक्शन भी सारे हट जाते हैं। तो वो भी आप फिर आपको बैठ के ना वो पूरा एनालिसिस करना पड़ेगा कि क्या बेनिफिशियल है, एंड आपको थोड़ा फ्यूचर का भी सोचना पड़ेगा कि क्या हो सकता है उसमें। मैं आपको बोल रहा हूं, मैं हमेशा ऑप्शनल स्कीम में ही जाता हूं। आई डोंट पे टैक्स अंडर डिफॉल्ट स्कीम, क्योंकि मेरे केस में ATC का डिडक्शन है, ATD का डिडक्शन है, तो वो सारे डिडक्शंस है मेरे बुक्स में, तो मेरे को तो फिर ऑप्शनल में ही जाता हूं। हाँ, अभी कभी कभी ऐसा हो सकता है कि ऑप्शनल में थोड़ा सा टैक्स ज़्यादा भरना पड़े, बट ठीक है, दैट इज फाइन। बट मैं हमेशा ऑप्शनल में जाता हूं, क्योंकि डिफॉल्ट में फिर रेस्ट्रिक्शंस काफ़ी सारे हैं। मेरा तो हाउस प्रॉपर्टी में लॉस भी आता है, तो मेरा हाउस प्रॉपर्टी लॉस, मेरा ATC का डिडक्शन, ATD का डिडक्शन, ये सब आएगा। तो मेरे लिए तो मैं तो हमेशा ऑप्शनल में ही सोचता हूं कि टैक्स भरूं। समझा कि नहीं? सो ये है टाइम लिमिट फॉर ऑप्टिंग आउट ऑफ 115 BSc। कुछ अदर पॉइंट्स हैं, जिसमें से फर्स्ट पॉइंट, रिबेट आपको मिलेगा, जो अपन ने पहले से ही पढ़ लिया है, वो 7 लाख वाला। स्पेशल रेट, इनकम पे स्पेशल रेट लगेगा। अच्छा, व्हेन यू आर पेइंग टैक्स अंडर 115 BSc, देन AMT अंडर 115 JC आर नॉट एप्लीकेबल। ये भी मैंने आपको करवा दिया था। AMT क्रेडिट इफ एनी इज नॉट अलाउड टू बी एडजस्टेड अगेंस्ट टैक्स पेबल अंडर 115 BSc। मतलब समझो लास्ट ईयर आप ऑप्शनल स्कीम में थे, और ऑप्शनल में तो कहने ही से यू पे टैक्स आइदर एज पर नॉर्मल प्रोविजन और एज पर AMT विच एवर इज हायर। तो समझो लास्ट ईयर आपका AMT हायर आया था, और इस साल आप चले गए डिफॉल्ट में, तो डिफॉल्ट में गए तो क्या हो जाएगा, वो जो AMT क्रेडिट है वो आप इधर एडजस्ट नहीं कर सकते। अब एक पॉइंट ये ऐड हुआ है, इफ assessee is having business and profession income and opting 115 BSc for first time in AY 25-26, and if additional depreciation is included in brought forward unabsorbed depreciation, then such additional depreciation not allowed to be set off but will be added to the opening WDV of the block as on 1/4/2024। अब ये चीज क्या है, थोड़ा सा समझो। आपका प्रीवियस ईयर समझो 23-24 चल रहा है, और आप इधर ऑप्शनल स्कीम में थे, ऑप्शनल, तो आपने नॉर्मल डेप्रीसिएशन भी माइनस किया होगा, और आपने एडिशनल डेप्री भी माइनस किया होगा। समझो आपका नॉर्मल डेप्री और एडिशनल डेप्री सब मिला के 6 लाख रुपया था, बराबर। अब 6 लाख रुपये के वजह से आपका लॉस आया था, लॉस।
एंड आपका अनएब्जॉर्ब डेप्रीसिएशन 6 लाख था पूरा, एंड आपका जो अदर बिजनेस लॉस था वो 2 लाख था, मतलब टोटल आपका लॉस 8 लाख था। 6 लाख का लॉस ये 2 के वजह से आया था। अब अगर आप प्रीवियस ईयर 24-25 में डिफॉल्ट स्कीम में जा रहे हो, तो डिफॉल्ट स्कीम क्या बोलता है कि हम आपको इधर तो कोई एडिशनल डेप्री माइनस करने नहीं देंगे, और आपके लास्ट ईयर का जो भी एडिशनल डेप्री के वजह से लॉस होगा, ओए एडिशनल डेप्री के वजह से, हाँ, क्योंकि देखो ना यार, ये वाले लॉसेस की बात हो रही है ना, ये सब, तो ये सब लॉसेस एडिशनल डेप्री के वजह से जो भी लॉस हुआ रहेगा, दैट इज ऑल्सो नॉट अलाउड। एक मिनट, कंफ्यूज मत होना, ये अलाउड है रे ओए, क्योंकि ये कोई ऊपर वो जो बेनिफिट्स दिए उसके वजह से लॉस नहीं है। नॉर्मल डेप्रीसिएशन का जो अनएब्जॉर्ब पार्ट है वो भी अलाउड है। क्या अलाउड नहीं है? लास्ट ईयर का एडिशनल डेप्री इज नॉट अलाउड। समझो लास्ट ईयर का ये 6 लाख में से 2 लाख रुपया एडिशनल डेप्री था, तो ये तुम्हें हम सेट ऑफ करने नहीं देंगे। मतलब सेट ऑफ 4 लाख एंड 2 लाख इज पॉसिबल। 4 लाख एंड 2 लाख इज पॉसिबल। तो अब वो लोग क्या बोल रहे हैं कि हम आपको क्या सेट ऑफ करने नहीं देंगे? एडिशनल नहीं देंगे। कितना है एडिशनल डेप्री? 2 लाख। तो ठीक है, ये सेट ऑफ मत करना। ये साल में आपकी जो भी ब्लॉक होगी ना, ब्लॉक की जो भी वैल्यू होगी, ब्लॉक की जो भी, उसमें क्या कर देना? ऐड कर देना एडिशनल डेप्री 2 लाख का। इन शॉर्ट, अब इस साल से उस पे नॉर्मल डेप्रीसिएशन मिल जाएगा तुम्हें। मतलब बेनिफिट मिला है तुम्हें, एक साथ नहीं मिला अभी, हर साल पार्ट मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो वो पॉइंट यहां पे लिखा हुआ है कि हम आपके ब्लॉक में उसको क्या कर देंगे? ऐड। सो अगर आपका प्रीवियस ईयर 23-24 का समझो अनएब्जॉर्ब डेप्रीसिएशन था, विच इंक्लूड्स एडिशनल डेप्रीसिएशन ऑफ 2 lakhs, तो प्रीवियस ईयर 24-25 में हम क्या करेंगे? 2 lakh इज नॉट अलाउड टू बी सेट ऑफ। ये नहीं मिलेगा सेट ऑफ करने, बट जो आपका ये साल का ब्लॉक होगा उसकी जो भी वैल्यू होगी उसमें हम ऐड कर देंगे 2 lakhs। बोलो, समझा ये पॉइंट? 2 lakhs हम ऐड कर देंगे। सो ये आपका कौन सा सेक्शन कंप्लीट हो गया? 115 BAC। चीजें क्लियर हो रही है? चलो, अब नीचे या ना यहां पे एक सर्कुलर दिया हुआ है। ये सर्कुलर में क्या लिखा है सुनो। आपकी एज जो है ना, एज पूरे साल में कभी भी एक दिन भी 60 इयर्स की हो गई ना, तो आपको फिर वो सीनियर सिटीजन पूरे साल के लिए मान लिया जाता है। अब ये सर्कुलर में उन्होंने क्या एक्सप्लेन किया है कि समझो आप अगर 28 मार्च को भी आप 60 इयर्स के हो गए, तब तक आपकी एज 59 थी। 60 इयर्स के कब हुए? 28 मार्च। मतलब साल में आपके लास्ट के सिर्फ 4-5 दिन ही आप सीनियर सिटीजन थे, तो भी आपको हम पूरे साल सीनियर सिटीजन मानेंगे, एक भी दिन। अब ये सर्कुलर में क्या लिखा है कि अगर आप 1 अप्रैल को भी आपका बर्थडे फॉल होता है, 1 अप्रैल को, एंड 1 अप्रैल को समझो आप 60 इयर्स के हुए, तो भी हम तुम्हें लास्ट ईयर ही 60 ईयर का मान लेंगे। तो हम तुम्हें एक दिन पहले ही तुम्हारा 60 इयर्स कंप्लीट हो चुका है, हमेशा समझेंगे 60 हुआ कंप्लीट, एंड तुम्हारा 61 स्टार्ट हो चुका है। तो हम तुम्हें एक दिन पहले ही क्या मान लेंगे? सीनियर सिटीजन। क्योंकि आप समझो, कोई भी अगर मुझे बोलता है ना मंथ या ईयर, तो कैसे काउंट होता है? 1 अप्रैल से 1 अप्रैल काउंट नहीं होता है, इट इज 1 अप्रैल टू 31st, एक साल खत्म हो गया। तो हम ऐसा समझेंगे आप 60 के हो गए थे ऑन 31st मार्च, इवन इफ योर बर्थडे इज ऑन 1 अप्रैल। समझा? सो वो ये सर्कुलर में एक्सप्लेन किया है। जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज होती है ना, कोऑपरेटिव सोसाइटीज, उनके लिए थोड़े से स्लैब रेट्स चेंज किए हैं।
और ये स्लैब रेट्स कोऑपरेटिव सोसाइटीज को एप्लीकेबल है। 0 से 10,000 10%, 10,000 से 20,000 20%, एंड अबाउट 20,000 30%। ये स्लैब रेट किसको एप्लीकेबल है? सिर्फ इसके ऊपर है ना एक एमसीक्यू रखा गया है, तो इसीलिए मैंने उसको अलग से यहां पे रखा है। अब मुझे क्या चाहिए कि आप लोग चैप्टर नंबर 1 में ये ना एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। ये क्वेश्चन शांति से रीड करो। अभी पूरा क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका। इसमें क्या दिया है पता है? ऑप्शनल एंड डिफॉल्ट का कंपैरिजन है। क्वेश्चन यहां पे रख रहा हूं, सॉल्यूशन आपके पास बुक हो तो ओपन करो, पूरा क्वेश्चन रीड करो और देखो कि क्या आ रहा है यहां पे। ठीक है, पढ़ो। तुम्हें सॉल्व करना है तो तुम सॉल्व भी करो, तुम्हें खुद को ट्राई करना है तो करो। इसमें काफी मेजॉरिटी पॉइंट्स कवर हो रहे हैं आपके, सो यू विल गेट अ क्लैरिटी। समझाइए। इसमें आपके काफी सारे पॉइंट्स कवर हो जाते हैं। अब यहां पे ध्यान दो, पीपीएफ पे अपन ने पढ़ा था ना एटीसी में, सुकन्या समृद्धि स्कीम के साथ पीपीएफ पढ़ाया था कि जो भी पैसा डिपॉजिट करोगे उसका डिडक्शन मिलेगा और उस दोनों पे इंटरेस्ट मिलता है, वो एग्जम्प्ट है। और वो एग्जम्पशन आपको दोनों जगह मिलेगा, ऑप्शनल एंड डिफॉल्ट। ऑप्शनल एंड डिफॉल्ट दोनों जगह मिलेगा। चलो यहां पे ध्यान दो। अभी आप लोगों को जो टैक्स के अंदर, डायरेक्ट टैक्स के अंदर सॉल्विंग करना है वो है एक क्यूएनए बुक, दूसरा आपका आरटीपी फॉर May 25 एंड September 25। तीसरा आपका एमटीपी May 25 एंड September 25, और लास्ट केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यू। अब ये अगर करोगे ना केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यू, तो फिर ये क्यूएनए बुक का जो लास्ट चैप्टर है वो करने की ज़रूरत नहीं होगी, जो इधर केस स्टडी दी गई वो। तो ये केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यू में थोड़ा हो सकता है कि एडिशनल चीज़ें दी हो, तो अगर तुम इंस्टीट्यूट के साइड से जो केस स्टडीज अपलोड होगी वो कर लोगे तो ये करने की ज़रूरत नहीं होगी। बराबर, इसके अलावा और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। इतना पहले हो जाए तो बहुत बड़ी बात है अपने लिए। अब दूसरा चीज, आपका जो चैप्टर नंबर 1 है, क्या है चैप्टर नंबर 1? बेसिक कॉन्सेप्ट्स। इसमें से टैक्स रेट सबसे इंपॉर्टेंट एरिया है। टैक्स रेट, और अभी अभी हम लोगों ने एएमटी करके पढ़ा था। यही दो चीज़ों पे फोकस करना है, क्योंकि वो पर्सन, इनकम, प्रीवियस ईयर, वो सब कभी कुछ आने वाला नहीं है। फिर उसके बाद आपका जो चैप्टर नंबर 2 है रेसिडेंशियल स्टेटस, इसके अंदर इंडिविजुअल का रेसिडेंशियल स्टेटस एंड एचयूएफ का रेसिडेंशियल स्टेटस, और दूसरा आपका स्कोप ऑफ इनकम में सेक्शन नंबर 9, याद है, इनकम्स डीम टू अक्रू इन इंडिया। उसके बाद एग्जम्प्ट इनकम्स के अंदर आपका एग्रीकल्चर इनकम और सेक्शन नंबर 10AA, ये दोनों चीजें इंपॉर्टेंट रहेगी। फिर उसके बाद सैलरी चैप्टर में पहला तो आपका एचआरए का अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस,
फिर ग्रेचुइटी, पेंशन, प्रोविडेंट फंड एंड लीव एनकैशमेंट। याद है लीव एनकैशमेंट? परक्विजिट्स में अकोमोडेशन, मोटर कार, मेडिकल एंड लास्ट में एक सुपर एन्युएशन फंड पे डिस्कशन हुआ था। उसमें एक फॉर्मूला करवाया था, वो 7.5 लाख के ऊपर जो इंटरेस्ट मिलती है ना, PC डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय R प्लस TP1 प्लस PC1 मल्टीप्लाई बाय R, सो वो इंपॉर्टेंट रहेगा। हाउस प्रॉपर्टी में आपका फॉर्मेट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, कैलकुलेशन, और फॉर्मेट किया ना तो समझो पूरा चैप्टर उसी में हो गया। और फॉर्मेट के अंदर वो इंटरेस्ट का कैलकुलेशन, PCPI, प्री कंस्ट्रक्शन और सब, उसमें मेन वो आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉपर्टी करके करवाया था। प्रॉपर्टी SOP कब होगा, LOP कब होगा, वो सब आ गया फॉर्मेट में। वैकेंसी करके कॉन्सेप्ट भी फॉर्मेट में आ जाता है। बिजनेस एंड प्रोफेशन में पहले तो सेक्शन नंबर 32 डेप्रीसिएशन, 35 AD स्पेसिफाइड बिजनेस, सेक्शन 35 साइंटिफिक रिसर्च, सेक्शन 36 सबसेक्शन 1 क्लॉज 4A, सॉरी क्लॉज 4A 4, वो याद हो तो ये था अपना एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू पेंशन स्कीम, पेंशन स्कीम वाला 14% का लिमिट था, तो वो इम्पोर्टेंट रहेगा। फिर ये हो गया, हाँ 40A करके नो TDS नो डिडक्शन, 40B करके एक सेक्शन था, याद करो, रेम्यूनरेशन एंड इंटरेस्ट टू पार्टनर्स, इस पे तो लग रहा है क्वेश्चन आ सकता है आपको। फिर 40A2 अनरीजनेबल पेमेंट टू रिलेटिव, 40A3 पेमेंट बाय मोड अदर देन प्रिस्क्राइब मोड्स, वो 10,000 की लिमिट थी। फिर 43B डिडक्शन ऑन पेमेंट बेसिस, फिर आपका 44AA बुक्स ऑफ अकाउंट्स, 44AB टैक्स ऑडिट, 44AD प्रिजम्पटिव इनकम 44ADA एंड 44AE, ये तीनों प्रिजम्पटिव इनकम। तो ये सारे सेक्शंस इंपॉर्टेंट रहेंगे। कैपिटल गेन्स में एक तो 50C स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू वाला 110% वाला, फिर उसके बाद टैक्स रेट्स 111A, 112A, 112, 115BB विनिंग्स, वो सब इधर ही सिखाया था मैंने। एक अच्छे से करके जाना पार्टीशन ऑफ HUF, एंड इसी में गिफ्ट, विल एंड इररिवोकेबल ट्रस्ट, ऐसा कुछ याद आ रहा है बराबर। फिर आपके 54 EC एंड 54F के जो आपके एग्जम्पशंस थे, और एक कॉन्सेप्ट ऑफ एडवांस मनी बराबर। अदर सोर्स में गिफ्ट का कॉन्सेप्ट, डिविडेंड का कॉन्सेप्ट, और एक विनिंग्स का कॉन्सेप्ट। वैसे विनिंग्स तो यहाँ पे कवर हो ही गई है, पर ठीक है। और एक फैमिली पेंशन, पता हो तो फैमिली पेंशन 2 केसेस में एग्जम्प्ट होती है। अगर एम्प्लॉयर गवर्नमेंट है तो, और उसको गैलेंटरी अवार्ड मिले हैं लाइक परमवीर चक्र, महावीर चक्र, एंड सेकेंड वो आर्म्ड फोर्सेस में काम कर रहा था और उसकी डेथ हो जाती है एट द टाइम ऑफ ड्यूटीज, तो वो 2 केसेस में एग्जाम, बाकी में टैक्सेबल, और वहाँ पे स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है 1/3 ऑफ अ पेंशन और 15,000, और वही 15,000 को 25,000 कर दिया है अंडर 115 BAC डिफॉल्ट स्कीम। क्लबिंग में 64(1)(2) substantial interest in an entity, an entity is paying remuneration to spouse, उसके पास डिग्री क्वालिफिकेशन नहीं है। 64(1)(4)
असेट ट्रांसफर टू स्पाउस 64 1A माइनर। फिर उसके बाद सेट ऑफ नहीं, सेट ऑफ तो पूरा चैप्टर ही है, कुछ है नहीं उसमें। डिडक्शंस में है ना, मतलब ऐसे देखने जाएंगे तो डिडक्शंस ऑलमोस्ट सारे ही इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि डिडक्शन में कैसा होगा कि आपको कुछ ना कुछ एक आध क्वेश्चन पूछ लेंगे, बट तो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट में ATC ATCCD सी, इसमें और भी थे सेक्शन, CCC CCD CCE भी था, वो नहीं, मैं अभी इंपॉर्टेंट लिख रहा हूँ। फिर ATD, फिर ATDD एंड DDB, फिर ATE लोन हायर एजुकेशन के लिए, फिर TTA एंड TTB सेविंग्स अकाउंट एंड सीनियर सिटीजन के केस में कोई भी अकाउंट में इंटरेस्ट, और उसके बाद TTA TTB, एक मिनट, हाँ 80G में, हाँ 80G तो है ही, फिर एक मिनट, 80GGB एंड GGC पॉलिटिकल पार्टी वाला, एंड 80JJAA एंड 80QQB। RRB तो ठीक है, वो नहीं आता है, QQB बराबर। रिटर्न फाइलिंग चैप्टर 139(1) कंपल्सरी फाइलिंग ऑफ रिटर्न, 139(8A) अपडेटेड रिटर्न। सी ये सब इंपॉर्टेंट प्रोविजंस हैं, पढ़ने अपने को सारे हैं, बट ये सारे प्रोविजंस पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना। एंड 139A परमानेंट अकाउंट नंबर पैन, फिर 140 वेरिफिकेशन ऑफ रिटर्न, रिटर्न पे साइन किसका होगा, जो मैंने आपको रीड करने बोला था घर पे, तो ये सेक्शंस इंपॉर्टेंट है। बाकी तो अभी आप देखोगे तो इसमें कोई इतना डिफिकल्ट नहीं था, एक लॉस रिटर्न बचा है, रिलेटेड रिटर्न, रिवाइज रिटर्न, आधार एंड TRP, वो सारे में प्रोविजंस में कुछ था नहीं, इतना इजी प्रोविजंस थे। ये हो गया रिटर्न फाइलिंग। फिर आपका एडवांस टैक्स, अभी देखो ये सेट ऑफ, एडवांस टैक्स एंड इंटरेस्ट, ये तो आपका फुल चैप्टर ही हो गया, क्योंकि इसमें एक एक पेज है, कोई ज़्यादा डिस्कशन है नहीं। TDS एंड TCS, अब इसमें 194C, 194I, 194A, 194H, 194J, 194R, तुम्हें याद हो तो ये सारे सेक्शन में एक कॉमन पॉइंट था, पेयर का डेफिनेशन, कॉन्ट्रैक्टर, रेंट, इंटरेस्ट अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, कमीशन एंड ब्रोकरेज, प्रोफेशनल फीस, रॉयल्टी, नॉन कॉम्पीट फीस, एंड R से वो बेनिफिट एंड परक्विजिट, कार्तिक आर्यन वाला एग्जाम। अब ये 5 सेक्शन तो इंपॉर्टेंट है ही, फिर उसके बाद जहाँ जहाँ पे भी चेंजेस हुए ना, जैसे 194 DA में रेट चेंज हुआ है, आपको मैंने लिखा है ये सारे चेंजेस, 1 अक्टूबर से 2% उसके पहले। फिर 194M में भी चेंजेस हुए हैं, तो जहाँ जहाँ पे भी चेंज हुए हैं ना सेक्शन, वो भी इंपॉर्टेंट। 194N कैश विड्रॉवल, कैश विड्रॉ किया, उसमें कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए लिमिट 3 करोड़ है, वो इंपॉर्टेंट रहेगा। TCS के अंदर 206C, 1H एंड 1G, 1H एंड 1G, और इधर आपका 194Q TDS में। अच्छा, ये लास्ट में पता है इंटरेस्ट किया अपन ने डिस्कस, तो इंटरेस्ट जो TCS का प्रोविजन है वो पूछ सकते हैं, क्योंकि उसमें थोड़ा अमेंडमेंट हुआ है। तो ये इंपॉर्टेंट प्रोविजंस हैं चैप्टर वाइज जो मुझे लग रहे हैं। पहले तो तुम्हें क्या पढ़ना है वो क्लियर है। एक ही रिक्वेस्ट है मेरा, 50 लोगों से पूछने मत बैठना कि क्या पढ़ना है, ये मैंने लिख के दिया है मेरे लिए, डायरेक्ट टैक्स के लिए। हाँ, तुम कोई और बुक रेफर कर रहे हो, डू इट, नो प्रॉब्लम इन दैट, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहले इतना कंप्लीट करो और उसके बाद न्यू बुक करोगे चलेगा। पहले तो तुम्हारा इतना ही कंप्लीट नहीं हो रहा है और फिर तुम न्यू बुक पे जा रहे हो, तो कोई मतलब नहीं है। पहले इतना कंप्लीट करो, फिर न्यू बुक जो भी रेफर करनी है करो। जब आप कोई भी न्यू बुक रेफर करोगे
उसका आपको डाउट आता है, प्लीज सेंड मी क्वेश्चन, प्लीज सेंड मी सोल्यूशन ऑल्सो, फोटो भेजो और प्रॉपर क्लिक करके भेजो। कभी कभी मुझे समझता ही नहीं है कि एक पेज पे 3 क्वेश्चन है, डाउट किस में वो ही नहीं समझ रहा है। सो प्लीज वो प्रॉपर फोटो क्लिक करके डाउट भेजो एंड डोंट टाइप, प्लीज सेंड वॉइस नोट। क्योंकि आप टाइप क्या करते हो ना, कभी कभी मुझे नहीं समझ में आता है कि डाउट क्या है। तो प्लीज सेंड अ वॉइस नोट कि सर ये पॉइंट है, ये पॉइंट में मेरे हिसाब से ये इंटरप्रिटेशन है, मेरे को ये लग रहा है या ये आंसर होना चाहिए, तो मैं आपको उसमें रिवर्ट कर सकता हूँ। हो सके उतना वॉइस नोट से बात करो। कुछ लोग मेरे को सिर्फ फोटो भेज देते हैं, नीचे मैसेज भी नहीं। अब मैं उसमें क्या इंटरप्रेट करूं, फिर मुझे रिप्लाई करना पड़ता है क्वेश्चन मार्क, क्या है डाउट, पूरा क्वेश्चन भेजा है। दूसरी चीज, प्लीज फोटोज क्लिक करके मुझे सोल्यूशन मत मांगना। कुछ कुछ जगह पे आप कहीं पे भी क्वेश्चन पढ़ते हो रैंडमली। अभी बीच में एक बच्चे ने ऐसा स्क्रीन पे कुछ तो क्वेश्चन ओपन किया था, फोटो भेजा और बोलता है सर सॉल्व एंड प्लीज रिवर्ट। मेरे को सॉल्व करने में प्रॉब्लम नहीं है। अब वो क्वेश्चन है ना, कुछ 2018-19 का क्वेश्चन था। अब तुम समझो उसका सोल्यूशन जो वहां पे दिया है वो 18-19 के हिसाब से। अब मैं उसको सोल्यूशन भेजूं, पहले तो इतना पीछे तक जा ही क्यों रहे हो तुम्हारा, जब ये खत्म नहीं हुआ है तब तक जाने की जरूरत ही नहीं है। आप मेरे को नए क्वेश्चंस भेजो, मेरे को प्रॉब्लम नहीं है, पर मुझे क्या चाहिए, आप क्वेश्चन के साथ है ना आपका सोल्यूशन भी भेजो। अब क्या होता है, मैंने बहुत बार ऐसा किया है, एक बच्चे ने मेरे को क्वेश्चन भेजा था, सोल्यूशन कुछ नहीं, मैंने बोला कहाँ से लिया है, सो कोई तो मटेरियल, मेरे को बोला सर प्लीज सॉल्व एंड गिव, मेरे को डाउट है इस क्वेश्चन में। मैंने बोला डन, आई विल डू इट। मैंने उसको मैसेज भेजा, फर्स्ट यू सेंड मी योर सोल्यूशन। जैसे ही उसने सॉल्व करने बैठा ना, उसका डाउट सॉल्व हो गया था। मतलब वो क्या होता है, रीड किया, फोटो भेजो। अब उसने सॉल्व करना स्टार्ट किया, फिर उसका सामने से ही मैसेज आया, सर डाउट गॉट सॉल्व। सो मैं आपको वही एडवाइस कर रहा हूं कि आप कोई भी मटेरियल पढ़ो, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट वो क्वेश्चन के साथ साथ अगर उसका सोल्यूशन नीचे ही दिया है एंड आपको डाउट है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, क्वेश्चन है, सोल्यूशन है, आपका वॉइस नोट है। बट अगर सिर्फ क्वेश्चन है आपके पास, सोल्यूशन नहीं है, तो आप सोल्यूशन बनाओ और दोनों का फोटो भेजो एंड वॉइस नोट भेजो। मेरे लिए ईजी हो जाता है, क्योंकि तुम समझो मेरे पास उतना टाइम नहीं होगा कि मैं हर एक क्वेश्चन सॉल्व करूं। हाँ, एट दी एंड अगर कुछ भी नहीं है अपने पास तो आप भी सॉल्व करना पड़ेगा, लेकिन आपके साइड से ही अगर सोल्यूशन आ जाए तो मेरे को सिर्फ मिस्टेक्स देखनी रहती है। तो वो एक चीज मैं आप लोगों से एक्सपेक्ट करूंगा कि आपके साइड से वो होना चाहिए। अब तुम पहले ये लिस्ट तुम्हें चाहिए तो लिख लो फटाफट से, ये लिस्ट जो है वो बना लो। ये फर्स्ट जो पार्ट है वो क्या क्या पढ़ना है वो है। सेकंड है इंपॉर्टेंट एरियाज टू फोकस। ये कैपिटल गेन्स के टैक्स रेट्स अच्छे से पढ़ना, क्योंकि वो सारे अमेंडमेंट हुए हैं। चलो अब डायरेक्ट टैक्स का जो भी आपका पोर्शन था वो अभी कंप्लीट हो चुका है। शांति आप लोगों को। आपके कुछ भी डाउट्स हो तो वो मैं आंसर करता हूं अभी एट प्रेजेंट, कुछ रिलेटेड टू डायरेक्ट टैक्स। कुछ भी डाउट, क्या पढ़ना है क्या नहीं, कैसे कुछ है ना अपने पास 50 क्वेश्चंस है वहां पे, तो वो है ना पूरा प्रैक्टिस करने के लिए। कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम जो अपना 15th चैप्टर है उसमें सब कवर्ड है, उसमें सारे बड़े क्वेश्चंस कवर्ड है। आप एक बार पहले इंडिविजुअली चैप्टर्स कर लो और फिर आप करो वो सम्स, और अभी भी करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अभी करो, कहीं पे अटको तब जाके एक बार प्रोविजन देखना, नहीं समझा तो मैसेज करो। जो ऑर्डर में मैंने क्लास में पढ़ा है वही ऑर्डर सेम। मेरे हिसाब से एट प्रेजेंट तुम्हें क्या करना चाहिए, जैसे कोई भी चैप्टर तुम पढ़ना चालू कर रहे हो, प्रोविजन, जैसे एक एग्जांपल ले लो कि चैप्टर इज
अदर सोर्सेस। प्रोविजन एक बार देख लो बुक में से, आपने जो नोट्स में लिखे है वो, जैसे ही एक ही बार रीड करो एंड डायरेक्टली सम स्टार्ट करो। मैं वापस एक ही चीज बोलूंगा बैच में, नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा सॉल्व करो। जिधर आप 100 क्वेश्चन करने वाले थे 200 करके जाओ, प्रोविजन अपने आप याद रह जाएगा। सो टारगेट वो होना चाहिए। एंड जो ऑर्डर में क्लास में पढ़ा है, मतलब अभी एट प्रेजेंट आपकी सिचुएशन ऐसी है ना कि मैं इतना बोल सकता हूं कि आपको डायरेक्ट टैक्स में 75% से 80% चीजें याद होगी। मतलब अभी कोई बोलेगा ग्रेचुइटी का प्रोविजन या एचआरए का, 75 to 80 कुछ चीजें हैं जो अभी याद नहीं है, चलो कैपिटल गेन्स, क्लबिंग, सेट ऑफ, ये सब याद होगा। सो एट प्रेजेंट व्हाट यू शुड डू इज यू शुड डायरेक्टली स्टार्ट विथ कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम। कहीं पे अटक रहे हो तब जाके उतना पार्ट देख के वापस सॉल्व करो ना। और पहले तो अगर ये बुक में जो क्वेश्चंस हैं वो भी नहीं करने हैं तो मॉड्यूल के जो क्वेश्चंस हैं वो करो पहले। उसमें कुछ 15 या 20 क्वेश्चंस होंगे मॉड्यूल में, जो अपनी बुक में भी है, पहले वो कर लो और वहां के बाद जो कॉमन क्वेश्चंस है वो हटा के बैलेंस कर लो यहां से। पर उतने तो करो ही जो मॉड्यूल के हैं। आपको मॉड्यूल तो आपने ले ही ली होगी इंस्टीट्यूट से, सो मॉड्यूल के क्वेश्चंस पहले कर लो चाहिए तो। उसमें 15-20 क्वेश्चंस अच्छे हैं और बड़े बड़े क्वेश्चंस हैं वो, बट वो अभी आपका अभी सॉल्विंग हो जाना चाहिए स्टार्ट, वैसा मैं बोल रहा हूं। मेरे हिसाब से डायरेक्टली वहीं से स्टार्ट करोगे तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब रिवाइज कर रहे हो फ्लो वही होना चाहिए जो मैंने क्लास में करवाया है। अपना फ्लो क्या था, अपना पहले बेसिक कॉन्सेप्ट, रेसिडेंशियल और हाउस प्रॉपर्टी, और फिर सैलरी किया था। बाकी तो चैप्टर लाइन वाइज ही हुए सारे। हाउस प्रॉपर्टी भी करवाने का रीजन यही था कि वो चैप्टर छोटा है थोड़ा सा और वो खत्म होता है तो तुम्हें भी ऐसा लगता है अरे एक चैप्टर हो गया अपना। बाकी तुम देखोगे तो नाउ यू कैन चेंज द फ्लो ऑल्सो, यू डू सैलरी फर्स्ट एंड देन हाउस प्रॉपर्टी, इट विल नॉट मेक एनी डिफरेंस, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और कुछ क्रेनिल ने मुझे पूछा था अभी बैच स्टार्ट होने से पहले कि सर अपना ये थियोरी क्वेश्चंस क्या क्या करना है। जो क्लास में थियोरी पढ़ाई है आने वाला वहीं से है। जैसे अपना रिटर्न फाइलिंग पूरा थियोरी था, टीडीएस भी थियोरी पार्ट है, क्वेश्चंस वहीं से आएंगे, कुछ एडिशनल करने की जरूरत नहीं है। बोलो और कुछ डाउट? आप लोगों को 115 बीएससी सेक्शन जो है एक वो लिखना पड़ेगा, सो वो आपको होमवर्क में रहेगा 115 बीएससी। बस लास्ट में मैं इतना ही बोलूंगा कि अब से जर्नी आगे की जो है बहुत अच्छी भी है, बट यस यू शुड एंजॉय एवरी फेज ऑफ योर लाइफ। सो अभी से वो चीज़ ध्यान में रखना कि जो भी आगे आने वाला है चीज़ें डिफ़िकल्ट होने वाली है, बट ठीक है, हर एक चीज़ का एक फेज़ है, वो एंजॉय करो, अच्छे से पढ़ो। जब पढ़ाई का टाइम है पढ़ाई करो, मस्ती करने का टाइम है मस्ती करो, सब चीज़ें करो। बट यस अभी से एग्जाम्स को पहले प्रायोरिटी दो सितंबर की अपनी। मैं पहले भी बोल चुका हूं, हमेशा सिर्फ एक ही चीज सोचो कि आप यहां पे आज बैठे किसके वजह से हो। कहने से बिकॉज ऑफ योर पेरेंट्स। आज कितने सैक्रिफाइसेस उन लोगों ने किए हैं यह आपको भी पता है, क्योंकि आप लोगों ने उनको देखा हुआ है, जब से आप बॉर्न हुए हो तब से लेके अब तक देख ही रहे हो कि क्या सैक्रिफाइसेस वो लोग कर रहे हैं अपने लिए। सो आज समझो ना, जब से आप बॉर्न हुए तब से लेके अगर मैं बात करूं तो अभी तक बोलते हैं ना कि एक बात कैसे करूं मैं कि आपके पेरेंट्स को कुछ करना था ना लाइफ में, वो सब कुछ नहीं कर पाए आपके वजह से। मैं आपको ब्लेम नहीं कर रहा हूं, मैं वो बोल रहा हूं कि आपके फ्यूचर को ध्यान में रख के वो लोग कुछ चीजें जो नहीं कर पाए, सो आज उतने सारे सैक्रिफाइसेस हुए हैं। समझो कहीं पे एक एग्जाम्पल, शादी में जाना था, आप छोटे थे, आपकी तबीयत खराब हो गई, नहीं जा पाए वो लोग। घूमने जाना था कहीं पे, आपकी कॉलेज की एग्जाम्स थी, बोर्ड एग्जाम्स थी, वो लोग नहीं जा पाए। And right now, if you understand, for your parents,
पूरे दिन में कहने से आप ही सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन हो, कि जो भी वो कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं, कि आपको बेटर लाइफ मिले। और आपके पेरेंट्स ने जो दिन देखे हैं, शायद यू कैन से आपको जो भी दिन दिखाए वो उनसे बेटर डेज ही दिखाए हैं। सो हमेशा क्या है ना, नेक्स्ट जनरेशन के लिए हम यही सोचते हैं कि जितना स्ट्रगल वो लोग कम करें उतना अच्छा है, पर मेरे हिसाब से वैसा नहीं होना चाहिए। मेरे हिसाब से तो ऐसा होना चाहिए कि उनको भी पता होना चाहिए कि व्हाट इज स्ट्रगल। बट ठीक है, सब पेरेंट्स वही चाहते हैं कि अपने बच्चों को सबसे बेटर लाइफ दे, और मेरे हिसाब से जो भी उनसे पॉसिबल हो रहा था आपके लिए, कहने से उन्होंने किया हुआ है। से आपके पास आज 20-25 हजार का फोन होगा, घर पे यू कैन से लैपटॉप होगा, घर पे आपको इतनी सारी फैसिलिटीज, जो कपड़े चाहिए वो मिल रहे हैं। सिर्फ है ना, अपना कभी एक्सपेंस साइड सोचो एक बार बैठ के, कि हाउ मच डिफिकल्ट इट इज टू अर्न दैट थिंग। कि यार आज मतलब आज तुम सिर्फ पूरे साल का एक्सपेंस सोचो आपके ऊपर कितना हो रहा होगा। सो पूरे साल का अगर हम खर्चा भी देखें, रफली 4 to 5 lakhs इंक्लूडिंग योर एजुकेशन। तो आज अगर वो फंड्स आप कमाने भी बैठोगे तो इट इज वेरी डिफिकल्ट। वो आपको समझेगा जब आप आर्टिकलशिप स्टार्ट करोगे। तो एटलीस्ट वैल्यू करो कि जो लोग कर रहे हैं एटलीस्ट हम उनको रिटर्न्स दे वो चीज का। आप लोग पता है एफएम में रेशियो एनालिसिस करके एक चैप्टर है एफएम के अंदर। उसमें एक है ना फॉर्मूला आता है या एक रेशियो आता है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड करके। सुना है ऐसा, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड? व्हाट इज रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब? अगर समझो 10 लाख रुपया डाला है तो ऊपर 2 लाख का प्रॉफिट हो रहा है, तो 2 लाख डिवाइड बाय 10 लाख, इसके नहीं से 20% रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। बराबर ना? धंधे में कितना पैसा डाला और धंधे ने कितना रिटर्न दिया। अब तुम समझो, तुम्हारे पेरेंट्स ने ना तुम्हारे में इन्वेस्ट कर दिया है। सो इट इज कैपिटल इज एम्प्लॉयड, एंड कैपिटल आई विल नॉट से मॉनिटरी, इट इज मॉनिटरी एज वेल एज नॉन मॉनिटरी। अंडरस्टैंड? टाइम भी तो इन्वेस्ट किया है ना आपके ऊपर। अब व्हाट दे एक्सपेक्ट, दे डोंट एक्सपेक्ट एनी मॉनिटरी रिटर्न्स आउट ऑफ यू, बट द बेस्ट रिटर्न्स दैट यू कैन गिव इज कि ऊपर आपका जो फॉर्मूला बनता है ना, प्रॉफिट डिवाइड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड और रिटर्न डिवाइड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड, इट विल बी सीए डिवाइड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। सो वो सबसे बेस्ट रिटर्न आप उनको दे सकते हो। सो वो आपके लिए फॉर्मूला बनना चाहिए कि क्लियरिंग योर एग्जाम्स इन फर्स्ट अटेम्प्ट डिवाइड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड इज रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड फॉर देम। सो उतने एफर्ट्स आप लोगों को करने हैं अभी कि फर्स्ट अटेम्प्ट में विथ गुड मार्क्स यू क्लियर योर एग्जाम्स। अंडरस्टैंड? आपने सीए बनने का ड्रीम ये 1-1.5 साल पहले देखा है कि आप सीए बनोगे, फिर आपने फाउंडेशन के लिए एनरोल किया, या 2 साल पहले, जो भी है टाइम लिमिट्स। सो जब आप 16 ईयर्स के थे या 17 ईयर्स के थे या 18 ईयर्स के थे, तब आपने डिसाइड किया कि हमें सीए करना है, एंड बाय द एज ऑफ 21, 22 और 23 यू विल बी अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। आप समझ पा रहे हो ना? तो आप अपना 4 या 5 साल पुराना ड्रीम कंप्लीट कर रहे हो, बट आप अपने पेरेंट्स का है ना ये 23 ईयर्स पुराना ड्रीम कंप्लीट करोगे, क्योंकि जब से तुम बॉर्न हुए हो तब से उन्होंने ये सोचा था कि ये लाइफ में कुछ बने, ये नहीं कि सीए बने, कुछ अचीव करे लाइफ में। तो उनका जो ड्रीम है ना वो 23 ईयर्स पुराना है या 22 ईयर्स पुराना है जब आप सीए बनोगे। तो तुम सिर्फ सोचो कि आज तुम्हें जितनी खुशी नहीं होगी ना, उतनी उन लोगों को खुशी होने वाली है। आज तुम्हारे लाइफ में ना, जब यू आर ऑन यू कैन से डेथ बेड, वी कैन से, जो दिन आपको याद आएंगे ना, याद, वो कौन से होंगे पता है? वो वही दिन होंगे जब आपके पेरेंट्स बहुत खुश थे या आप बहुत खुश थे। जैसे आज भी मैं आपको पूछूं कि आपका फाउंडेशन का रिजल्ट का दिन आपको याद होगा,
आपको आपके 10th के रिजल्ट का दिन याद होगा, स्टार्ट से लेके एंड तक पूरा दिन क्या किया था ना, सब याद है। 12th का रिजल्ट याद है। अब यही 2 दिन, मतलब यही दिन और 2 बार रिपीट हो सकते हैं अपने लाइफ में, इंटर सीए एंड फाइनल सीए रिजल्ट्स। सो इंटर सीए के जो रिजल्ट्स है, फाइनल सीए के जो रिजल्ट्स हैं, ये और 2 दिन, ये 2 दिन वापस आ सकते हैं अपने लाइफ में। और उस दिन क्या हुआ था पता है? उस दिन अपने पेरेंट्स रो भी रहे थे और हंस भी रहे थे। अब ऐसे दिन है ना लाइफ में बहुत कम आते हैं, बहुत कम। और मुझे आज भी याद है कि फर्स्ट जब मैं सीए फाइनल का जब रिजल्ट अनाउंस हुआ था, मैं एनएल कॉलेज है मलाड में, वहां पे ऑडिट करने के लिए गया था। और वहां से मैं बाहर खड़ा था और मेरे को मेरे फ्रेंड का कॉल आया कि सागर रिजल्ट्स डिक्लेयर हो चुके हैं। मैंने बोला कि तेरा क्या आया रिजल्ट? वो बोला मेरा छोड़, तेरा सीट नंबर दे पहले। सो मैंने उसको सीट नंबर दिया एंड उसने मेरे को बोला सागर तू क्लियर हो गया है। सो मैं तभी बिलीव ही नहीं कर पा रहा था कि मैं क्लियर हो चुका हूं। एंड उसका भी एक ग्रुप हो गया था और एक ग्रुप पेंडिंग था। मैंने, उसने फोन रखा, मैंने वापस से मोबाइल में इंटरनेट चालू किया एंड मैंने खुद ने रिजल्ट चेक किया, क्योंकि मेरे को भरोसा ही नहीं हो रहा था कि मैं क्लियर हो गया हूं। एंड उसके बाद आई कॉल्ड माई मॉम, आई कॉल्ड माई बॉस, जो जहां पे मैं आर्टिकलशिप कर रहा था, कि मैं क्लियर हो गया हूं। तो मेरे बॉस ने बोला जा भाई तू छुट्टी ले ले आज का दिन। एंड मेरे मॉम को कॉल किया। आई यूज टू स्टे इन चौल, पहले चौल में रहता था मैं। सो मुझे आज भी याद है कि मेरे मॉम पूरे चौल में बाहर आ गए एंड शी स्टार्टेड स्क्रीमिंग के सागर सीए बन चुका है। सो वो जो दिन था ना, वो मैं आज भी नहीं भूल सकता हूं एंड मैं वो लाइफ में कभी नहीं भूल जाता। सो मैं आपको भी वही बोलूंगा कि दिस इज पॉसिबल, बहुत पॉसिबल है कि हम फर्स्ट अटेम्प्ट में विथ रैंक क्लियर कर सकें। ऐसे दिन लाइफ में बहुत कम आएंगे कि जब आपके, बोलते हैं ना, आपके वजह से आपके पेरेंट्स का नाम होगा। और वो दिन तुम कितना जल्दी लेके आना चाहते हो ना, बस वो इंपॉर्टेंट है। एक ही मोमेंट सोचो, जब भी तुम डीमोटिवेट होते हो ना, एक ही मोमेंट सोचो कि यू आर सिटिंग इन फ्रंट ऑफ कंप्यूटर, रिजल्ट्स आर डिक्लेयर्ड, तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारे पीछे खड़े हैं, तुमने सीट नंबर डाला, एंटर प्रेस किया, बोथ द ग्रुप सक्सेसफुल। बस सिर्फ वो मोमेंट सोचो क्या होगी। अब जो भी एफर्ट्स देने हैं ना अपने को, बस वो मोमेंट के लिए अपने को देने हैं। सो अब मैं अपना लेक्चर यहां पे एंड करूंगा, मेरा थोड़ा सा जल्दी लेक्चर खत्म हो रहा है। बट नीरव सर, ही विल स्टार्ट एट 4 o'clock, उनका आई थिंक 4:30 था। सो वो 4 बजे स्टार्ट कर देंगे। आपके पास थोड़ा सा टाइम है 115 BAC लिखने के लिए, एंड आप 115 BAC लिख लोगे तो इट विल बी 3 o'clock, देन 3 to 4 आपका ब्रेक रहेगा एंड 4 o'clock नीरव सर विल स्टार्ट। मेरा नंबर आप सबके पास है, कभी भी कोई भी डाउट हो यू कैन मैसेज, ठीक है? ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।